लड़कों को मैंने यही बताया कि टेंपल में अटैक हुआ है, 40 लोगों को मारा है, 80-90 लोगों को हॉस्टेज लिया है। हमने उन टेररिस्ट को मारना है और हॉस्टेजेस को बचाना है। दैट वाज इट। एनएसजी की टीमें ऐसी होती हैं, बिल्कुल सेट होती है। मुद्दा बोल दिया काफी, तो सबको अपना काम पता है। मैंने स्टैंड बाय गो बोला, सुरजन सिंह उठे और उन्हें फायर करना शुरू कर दिया। अब आई वाज अबाउट टू जंप ओवर द वॉल, सुरजन नीचे गिरा ठाक करके। सर जैसे आप लोग कोई पुलिस से टेक ओवर लेते हो कोई सिचुएशन का, तो पुलिस कभी रेजिस्ट करती है या? देखो, 2 लोग हमेशा एम्बुश में तैनात रहते थे, तो वो गया और वो थोड़ा आगे जाके उसने मारी क्या? अपना सुसु किया। नीचे वो सो रहे थे। कौन? टेररिस्ट। अच्छा, वो उसको भी पता नहीं नीचे सो रहे थे, अंधेरे का टाइम था। कैसा आवाज के ऑफिसर थे ना, लेके चलेंगे मैम को, डोंट वरी। क्या करेंगे? फिर हमने क्या किया, ऊपर एक कॉम्बैट जैकेट पहना दिया और ऊपर वो कैप। क्या आगे वो गाड़ी लाता था, दरवाजा खोल के कट करके निकल आया। स्नाइपर को बोला था, तुम बस देखते रहो, टेलीस्कोप होता है, अगर तुमको क्लियर हेडशॉट मिलता है उड़ा लो उसको, डोंट वेट। उस साइड से आ रहा है तो या तो टेररिस्ट होगा, मतलब वहां से आया दुश्मन है। दुश्मन आपको क्लियर है कि वो क्लियर है, वहां से आया तो दुश्मन है। किसी को छोड़ना नहीं। We have to be one step ahead of them. All set it done. सो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। आज मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। ही इज अ एनएसजी हीरो एंड अ लीडर इन द अक्षरधाम ऑपरेशन, कर्नल तुषार जोशी। हाय सर, कैसे हैं आप? गुड सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। काफ़ी टाइम से हमारी बात हो रही थी, मैंने बहुत पढ़ा आपके बारे में, जो ऑपरेशंस आपने लीड किए और जो आपने हमारी इस कंट्री के लिए किया है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सर, मैं आपसे, हमारी जो ऑडियंस है वो जानना चाहेगी कि आज के पॉडकास्ट में पहले तो अक्षरधाम ऑपरेशन ये जब हुआ था तब आप कहाँ थे? ये जब अक्षरधाम ऑपरेशन हुआ था तब मैं 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप एनएसजी में पोस्टेड था। आई वाज स्क्वाड्रन कमांडर देन। और ये जब हम अपने नॉर्मल रूटीन में ही थे तब बाकी ट्रेनिंग वगैरह चलती थी, फायरिंग चलती थी, फिजिकल फिटनेस वगैरह सब चलता था, ये सब कुछ नॉर्मल रूटीन था। बट देन एक 24 सितंबर 2002 को मैं शाम को अपने गेम परेड से आया था, अपने घर में अपना चाय पी रहा था अपने वाइफ के साथ। तब मेरा फ़ोन बजने लगा। तब छोटा सा फ़ोन था, एक कोई यार मोटोरोला का ही था, ऐसा छोटा सा फ़ोन था। नए फ़ोन आए थे। हाँ। और तब उसमें 10 नंबर ही सेव होते थे। हाँ। तो उससे ज़्यादा नहीं, बाकी डायरी में लिखने पड़ते थे। तो वो फ़ोन था, वो बजने लगा। रेडियो सेट था, वो बजने लगा। तो काफ़ी मतलब एकदम कुछ काफ़ी हलचल होने लगी एकदम ना, सब अचानक से सब आवाज़ मतलब आवाज़ आने लगी घर में, क्योंकि रेडियो सेट। और तब मैं अलर्ट स्क्वाड्रन कमांडर था। ओके। 2 स्क्वाड्रन। तो मैंने फ़ोन उठाया और मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ। तो फिर मैंने तुरंत वाइफ को बोला कि टीवी ऑन कर, क्योंकि ऐसा कुछ आया है, इतना कुछ बज रहा है। हाँ। तो देयर हैज़ टू बी समथिंग। एनएसजी को रिक्विजिशन किया है, तो दैट मीन्स ये पक्का कोई नेशनल लेवल का क्राइसिस है। तो ये एक होता। तो जब टीवी ऑन किया मेरे वाइफ ने, तो टीवी पे चल रहा था वो सब, मतलब अक्षरधाम मंदिर, उसमें लिखा हुआ था कि 3 terrorists entered and around 40 civilians casualty killed and 80-90 taken hostages। ये वो। तो फिर उसमें नीचे लिखा था गुजरात पुलिस मार्टर्ड से नीचे आ रहा था। एंड ये सब हुआ। और फिर वहाँ नीचे वो लिखा हुआ आ रहा था कि एनएसजी कमांडोज रेडी टू गो। अब उनको कहाँ से पता लगा पता नहीं, पर नीचे लिखा हुआ आ रहा था और मैं पढ़ रहा था।
बोला वो जाने वाला, मैं बैठा हूँ और मैं वो देख रहा हूँ, है ना। तो ये हमारे देश की मीडिया पहले पहुंच जाती है। हाँ, अब वो कहाँ से, वो एनर्जी हेडक्वार्टर से ऐसा कुछ आया होगा, अब ना उनके होते, हमको तो पता नहीं, हम भी टू यंग, हमने तो टीवी में देखा, बोला एनर्जी रेडी टू गो, यार मैं तो यहीं बैठा हूँ अभी, रेडी टू का एनीवे, खैर वो पता चला। और तभी फिर मेरी जिप्सी वगैरह आई एंड मैं अपना जिप्सी में बैठा और चल दिया। मेरे कमांडोज बस में बैठ के आ गए, जिप्सी वाज फुल्ली लेडन विथ माय इक्विपमेंट एंड ऑल, और हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। तब मानेसर में था मैं। एयरपोर्ट पे निकले, अपने पालम एयरपोर्ट पे वहाँ निकले एंड भाई जाते वक्त वाइफ ने पूछा कि कब तक आओगे। मैं बोला तो अभी तो तब टाइम हो रहा था 6, 6:30 शाम के 6, 6:30, 7 बज रहे थे। बोला कि बस ये करके कल तो हो सकता है कल सवेरे तक आऊँ, अभी ऐसा कुछ पता नहीं, अभी तो डोंट नो कि अभी ऑपरेशन तो अभी जा रहा हूँ मैं। तो एनीवे वो करके वहाँ से निकल गया, उसी गेम ड्रेस में, उसी ट्रैक सूट पे, जब पसीना था वैसे ही गया मैं, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। वो सीधा एयरपोर्ट पहुँचे, अपना IL-76 में हमने लोड किया सामान, अंदर चढ़ के ड्रेस विस यूनिफॉर्म पहना, हमारे काली ब्लैक डांगरी होती वो पहनी, इक्विपमेंट वगैरह फिट किया और फिर ब्रीफिंग शुरू करी। लड़कों को मैंने यही बताया कि टेंपल में अटैक हुआ है और 3 टेररिस्ट, जो मैंने टीवी में देखा वही मैंने, 3 टेररिस्ट घुसे हैं, उन्होंने वहाँ पे 40 लोगों को मारा है, 80-90 लोगों को हॉस्टेज लिया है। हमने उन टेररिस्ट को मारना है और हॉस्टेजेस को बचाना है, दैट वाज इट। और पर एनएसजी की टीमें ऐसी होती हैं, बिल्कुल सेट होती है, उतना बोल दिया काफ़ी, तो सबको अपना काम पता है। सो वहाँ पहुँचे, अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुँचे, गुजरात पुलिस की गाड़ियाँ आई थी हमको लेने के लिए, वहाँ पहुँचे, गांधीनगर गए, सॉरी एयरपोर्ट से हम लोग अक्षरधाम मंदिर के वहाँ गए। एक्चुअली अक्षरधाम इज द नेम ऑफ द प्लेस, टेम्पल का नाम है स्वामीनारायण टेम्पल, दैट्स अ स्वामीनारायण टेम्पल, अक्षरधाम इज द प्लेस। वहाँ पे सर्किट हाउस भी है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस है, चीफ मिनिस्टर का घर, ये सब कुछ वो इलाका इस कंप्लीट वही है, ऑफिशियल्स का हुआ है। तो सर्किट हाउस में गए, वहाँ पर हमने सामान डाला एंड देन वी वेंट फॉर ब्रीफिंग। मैं और मेरे नीचे जो कमांडर्स थे, जो छोटे गुट के कमांडर्स थे, हम लोग गए वहाँ ब्रीफिंग के लिए गए एंड वहाँ पर आईजी ऑप्स से, आईजी पुलिस, गुजरात पुलिस के आईजी थे, तो उन्होंने वो अब तक वही ऑपरेशन लीड कर रहे थे। तो मेरे आने के बाद उन्होंने मुझे ब्रीफ किया। ब्रीफ करने के बाद उन्होंने सब कुछ ये बताया, हालात बताए। फिर मैंने जस्ट एक ही क्वेश्चन पूछा कि लास्ट आपने कब उनको देखा, या लास्ट एक्शन कब हुआ। तो उन्होंने बोला 15 मिनट पहले वहाँ पे टेम्पल के छत के ऊपर से वहाँ से उसने फायर किया था, 15-20 मिनट पहले, और बस दैट वाज इट। उसके बाद कोई फायरिंग नहीं हो रही है, बीच में फायर होता है पर चल ऐसा, पर हमको पता नहीं, पर वहाँ पर हमने देखा था 15 मिनट पहले। मैंने फिर पूछा ड्रेस क्या पहना है उन्होंने, क्या नहीं, क्योंकि इतने लोगों में आइडेंटिफाई भी होना है ना। तो बोला एक ने लाल टी-शर्ट पहना हुआ है, इतना उसको दिखा होगा अंधेरे में या जो भी इसमें, क्योंकि ये इनका एक्शन, टेररिस्ट एक्शन शुरू हो गया था 4:30 बजे, 4-4:30 बजे के आसपास, 4-4:30 बजे शुरू हुआ था। तो बाय द टाइम वी रीच्ड एट अराउंड 11 o'clock इन द नाइट। क्या बात कर रहे हो? बट वैसे हाँ, क्योंकि 6 बजे तो मैं 6 बजे तो घर से निकले थे, 7, 7:30, 8, 9, 10, 11 तक हम लोग पहुंचे थे वहाँ पर। 11 बजे तक पहुंचे, फिर करके सब कुछ करा के आई टुक ओवर द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अराउंड 11:30। तो आई टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और गुजरात पुलिस को बाहर जाने के लिए बोल दिया, मतलब बाहर जाओ, आउटर कॉर्डन। मेरी टीम थी, तो मेरी टीम जो थी उनको क्लोज कॉर्डन किया। आउटर कॉर्डन में पुलिस थी, क्लोज कॉर्डन, और ये थी बीएसएफ के भी थे, और गुजरात पुलिस, इन्होंने आउटर कॉर्डन लगाया। क्लोज कॉर्डन में मेरी टीमें लग गई थी, मेरे जो हिट्स लग गए थे, और मेरे जो एक क्लोज इंटीमेट जो हिट्स होती है, 5-5, 10 हिट और एक मेरी 11वीं हिट, ये हमने अंदर ऑपरेशन क्लियर किया। अभी सबसे बड़ा चैलेंज था उनको ढूंढना अंदर से, करेक्ट, उनको ढूंढना वाज द सबसे बड़ा चैलेंज। मैंने 5 जो हिट होता है,
4-5 लोगों का गुट होता है, एक छोटा ग्रुप स्मॉल होता है, टीम, छोटा सा, हाँ। क्योंकि वी ऑपरेट इन स्मॉल टीम्स। तो 5 हिट्स लेफ्ट फ्लैंक से उन्होंने सर्च करना शुरू किया, रूम बर रूम चेक करना पड़ा, और फिर राइट साइड का चेक करना शुरू किया। तब तक आपको मालूम था अंदर कितने टेररिस्ट हैं? हाँ, तब तक पता चल गया था। फिर उसने बताया कि 2 है, वो आईजी ने बता दिया था कि 2 है। अच्छा सर, जैसे आप लोग कोई पुलिस से टेक ओवर लेते हो कोई सिचुएशन का, तो पुलिस कभी रेजिस्ट करती है या बिल्कुल उनको क्लियर है कि एनएसजी आ गई तो सब देख के पीछे हटे हो? देखो, हर एक के ना एक वो रहता है, क्या कहते हैं उसको, काबिलियत नहीं बोलूँगा, काबिल तो वो भी है, लेकिन दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट, फॉर दिस सिचुएशन, है ना। पुलिस इज नॉट ट्रेन्ड टू फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट, है ना। पुलिस इज फॉर द अपने अंदर जो है उनके लिए, सिविलियन में, तो इसलिए तो वो टेररिस्ट के लिए लड़ने के लिए उतर, या वो या तो आर्मी करेगी या एनएसजी जैसे स्पेशल फोर्स करेगी। तो दे आर नॉट ट्रेन्ड। काबिलियत की बात नहीं, मतलब काबिल तो है, लेकिन दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट, दे आर नॉट इक्विप्ड फॉर इट, मोर देन ट्रेन्ड, दे आर नॉट इक्विप्ड फॉर इट। So that is the thing. So that is why NSG was called, है ना, obviously. So that is how. So तो हाँ, तो wherever we, हाँ, तो फिर सर्च करना शुरू किया। अभी सर्च में प्रॉब्लम हो जाता है, एक रूम को सर्च किया, फिर दूसरे रूम को किया, तीसरे, तो एक वो रूम को हम खाली नहीं छोड़ सकते, someone has to be there. क्या बात? सर्च का एक उसूल होता है, जहाँ सर्च करते हैं, सर्च करके आगे नहीं, उसको खाली नहीं छोड़ते हैं, कि हो सकता है बाद में वापस आ जाए वहाँ। तो जनरली क्या करते हैं, तो अभी इतने सारे रूम्स थे, एक जगह 101 रूम्स और समथिंग लाइक। और आप लोग कितने ग्रुप थे टोटल? हम लोग 60 के लोग थे, अराउंड 10 के ग्रुप में 10 हो गए, 10 5 50 प्लस मेरे एक, तो अराउंड 60 थे, जो इंटीमेट ग्रुप था मेरा, ओके, फाइट करने, और बाकी क्लोज कॉर्डन में थे। क्लोज कॉर्डन में 40-45 करीब 100 आदमी थे हम लोग, 100-120 कुछ थे। और उसके अलावा आउटर कॉर्डन में बीएसएफ एंड गुजरात पुलिस, है ना। सो ये सीन था। अभी लेफ्ट फ्लैंक से ऐसा कुछ सक्सेस मिला नहीं, तो राइट और करते हुए जैसे दरवाजे को लात मार के इस तरह से अंदर फायर करके, इस तरह से हम स्पेकुलेटिव फायर करके हम लोग सर्च कर रहे थे। फिर राइट फ्लैंक से जब गया, तो एक टॉयलेट में जब अंदर फायर किया, तो अंदर से फायर आया। आपने ऐसे ही फायर कर दिया टॉयलेट? हर रूम में हम स्पेकुलेटिव फायर कर रहे थे ना, कैसे, हाँ, हर एक का 2-2 राउंड करना है, हाँ, 2 है ना। तो अभी हमको इसे राइट फ्लैंक वालों ने भी किया, तो एक टॉयलेट में घुसे, तो उन्होंने 2 राउंड ऐसा फायर किया, और जैसे फिर अंदर से फायर आया, मतलब अंदर है कोई, नहीं तो ऐसा है, तो जवाब ही हम आ रहा है। और तभी हमने क्या किया, वो फ्लैश बैंग होता है, फ्लैश बैंग मतलब स्टन ग्रेनेड जैसा फटता है, और मतलब ऐसे इतना लीथल नहीं होता कि उसके आसपास लोगों को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे नीचे फटेगा तो आग लग जाएगी, पर वो आंखें चौंधिया जाती है ना, क्या स्टन हो जाता है, स्टन ग्रेनेड, ऐसा नाम से स्टन ग्रेनेड। तो स्टन ग्रेनेड फेंका एंड दे एंटर्ड, फटता है ना, तो हो सकता है वो उसमें हो, तो दे एंटर्ड इनसाइड, अंदर घुसे। तो वो जो टेररिस्ट था वो बाहर की तरफ भागा, यहाँ से अंदर की तरफ से घुसे, हाँ, अंदर भागा, हाँ, स्टंट था, लेकिन वो स्टंट होगा, हाँ, स्टंट हुआ है या नहीं वो तो पता नहीं, अच्छा। लेकिन ही रैन फ्रॉम द आउटसाइड दरवाजा, और बाहर का दरवाजा होता है जहाँ से हाउसकीपिंग स्टाफ आता है वॉशरूम साफ करने के लिए, ओके, हाँ। तो वो वहां से भागा, और बाहर नर्सरी थी, वो नर्सरी में जाके बैठ गया। ये टाइम करीब था 12-1 बज गए थे रात के, 12 साढ़े 12, और वो वहां से फायर करने लगा। यहाँ से ये अंदर घुसे, और अभी यहाँ से अब वो जो नर्सरी जैसा, ऐसे नर्सरी है ना, खूब प्लांट्स और ये होता है, तो उसमें कहीं छुप गया वो, प्लांट्स और गमले थे, बड़े बड़े पेड़ थे, है ना, तो वेजिटेशन काफी था, तो उसमें वो छुप गया। ये देन इन्होंने ये दरवाजा बंद कर दिया, बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया, और वहां से देन आई कॉल पे बताया कि वो बाहर आया हुआ है, और बाहर उसको पिन डाउन करके रखो, मतलब बाहर कॉर्डन था ना मेरा, क्लोज कॉर्डन था, उनको पिन डाउन। वहां से उन्होंने बोला, साहब हमने देख लिया है, मतलब वो दिख रहा है, मतलब उसके फ्लैश से, जो AK-47 का जो फ्लैश था, उससे लोकेट तो कर लिया, वो इधर ही है कहीं। मैं बोला उसको जाने मत देना, वो यहाँ से निकल गया तो फिर अपने हाथ नहीं लगेगा, उसको जाने मत देना, आसपास फायरिंग करो, बस फायरिंग करो,
उसको मार के, उसको फायरिंग करके उसको मार सकते हो तो बहुत अच्छी बात हाँ, है। वो तो छुपा पर- हुआ होगा ना हाँ, कोई चीज के कोई पीछे। पेड़ के पीछे छुपा होगा। हाँ। अच्छा, ये हो गया। एंड देन मैं अपनी हिट को लेके फिर देन बाहर की तरफ गया। बाकी के हिट्स अंदर ही थे। हाँ। फिर मेरी हिट लेके मैं बाहर गया, क्योंकि ये भी खाली नहीं छोड़ सकता ये था। भी नहीं छोड़ कितने लोग हैं पता नहीं, दो बोला तो दो है, हाँ। अब बाहर दो गए या एक गया है पता नहीं। और सिविलियंस जब- को उन्होंने पकड़ के भी रखा था अंदर। सिविल, अब बताता हूँ। हाँ। तो फिर देन वो बाहर गए, मैं अपनी हिट लेके बाहर गया। हाँ। और जो नर्सरी थी हाँ। या बाथरूम, वो जो बिल्डिंग थी, मंदिर के वहां पे टॉयलेट के दरवाजे से वो बाहर गया। बाहर नर्सरी थी और वहां पर फिर एक 4 फीट की वॉल थी। वॉल और इसके बीच में दीवार के, मंदिर की दीवार के बीच में नर्सरी थी। गोल घूम के उस दीवार के पीछे गया और उसके बिल्कुल राइट एंगल में वहाँ पे बिल्कुल क्लोजेस्ट जितना हो सकता था उतना गया। फिर देन फायरिंग चल रहा था। अभी यहाँ पे उसको एडवांटेज ये था कि हमारे पीछे सिटी लाइट्स थी। आपके पीछे मतलब पीछे दूर दूर सिटी लाइट्स नहीं होती है, दूर दूर से। हाँ। अगर हम अभी ऐसे देखते हैं तो हॉराइजन में दूर से ऐसे लाइट दिखती है, City और व्हेनेवर वी गो क्लोजर टू द सिटी, हम अंधेरे में तो अपन को लाइट दिखती है ना वैसे। तो सिटी लाइट्स थी पीछे। हाँ। और वो तो मेन टाउन में है, पीछे सिटी लाइट्स थी। उसमें हमारी बॉडी ना सिलट हो रही थी। ओके। सिलट मतलब क्या होता है, अभी किसी ये लाइट के प्रकाश में तो एकदम से अगर देख मैं रहे थे। अगर बाकी सारे लाइट ऑफ कर दो, ये लाइट है, इसके सामने मैं खड़ा हो जाऊं, मुंह इस तरफ, पहचानोगे नहीं, लेकिन यू विल सी द शेप। फायरिंग करना उसको बोलते हैं सिलट, ओके। है ना। तो वो सिलट लेके फायर कर रहा था, हम नीचे डक कर रहे हैं। उसको एडवांटेज वो था हमारे पीछे लाइट्स होने के कारण, हाँ। और हमको डिसएडवांटेज था वो अंधेरे में था। आपको समझ नहीं रहा था कहाँ। वहाँ उसके फायरिंग से हमको पता लग रहा था वो यहाँ है, तो हम उधर फायर करते। थोड़ी देर वहां से फायर आता, फिर यहाँ से फायर आता, ऐसे ऐसे दीवार, वो पेड़ के आगे दाएं बाएं कर रहा था। तो वाज वेरी डिफिकल्ट उसको वाला। अच्छा, दूसरा क्या था, उस दीवार के ऊपर ऐसे लाइट्स थी, सिक्योरिटी लाइट्स, ऐसे ना गोल राउंड ग्लोब के ऐसे ना लाइट्स थी। तो वो लाइट्स के कारण मेरे नाइट विजन डिवाइस काम नहीं कर रहा था कि मैं चलो मैं अंधेरे में देखूं, तो वो दिख नहीं रहा था। दीवार के पास में थी। दीवार के पीछे हम छुपे हुए थे। नहीं, मतलब आप जो उसकी तरफ देख रहे थे। दीवार के ऊपर लाइट्स थी ना, उसके ऊपर लाइट्स लगी हुई दीवार के ऊपर लाइट्स लगी थी, और वो इधर छुपा हुआ था, थी। उधर वो फ्लैश हो रहा था। अच्छा, वो वहां से मैं हम उठ के वो उस पे देख रहे थे, पर वो लाइट्स के कारण क्या हो जाता है, नाइट विजन डिवाइस काम नहीं करता, नहीं करता। वो एम्बिएंट लाइट में काम करते हैं, है ना। तो वो उसका कोई फायदा नहीं था। दीवार से ऊपर सर करूं तो फायर करे, फिर हम डक करे, और हम ऐसे ऐसे करके फायर करे, और वो एम्ड फायर नहीं होता था। अच्छा, अब इसको मारने का तरीका एक ही है कि भाई एक ने एक साइड से फायर करना है जिससे वो वहां डाइवर्ट हो, और फिर हम यहाँ से घुसे वो करें। तो हमारे एक सुरेश चंद साहब थे, है ना, सूबेदार सुरेश चंद साहब, तो उन्होंने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। उस डाइवर्ट करने के चक्कर में उनको वहां पे गोली लग गई। तो वो दीवार के ऊपर से कूद के नहीं, वो अंदर के साइड से आए थे। अंदर के साइड से दीवार के साइड से अंदर जो हिट जो थे ना, वहां से आए थे, और यहाँ से वो उन्होंने देखा होगा, तो वो वहां से उसके ऊपर फायर कर रहे थे, और वो यहाँ से फायर करा। तो इस बीच में फिर हमने बोला चल अब ये मौका देख के। उसके पास कवर था, इनके पास कवर नहीं था, ये ओपन में वो एक्चुअली क्या हो गया, वो फायर कर रहा था, और वो उसको मारने, वो टेररिस्ट को मारने के चक्कर में अपने सूबेदार सुरेश साहब वो बाहर आ गए, कवर से बाहर आ गए, तो उसमें गोली लग गई। अच्छा, मैं सेट पे कॉल कर रहा हूँ कि ना, अब वो आवाज बोले ना अभी, और बात क्या बोलते हैं, एक ही चैनल पे होते हैं सब, तो सेट पे और सबको मतलब पता चल रहा था सुरेश साहब को कॉल कर रहे हैं, सुरेश साहब आवाज क्यों नहीं दे रहे, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तो फिर किसने बताया कि साहब वो वहाँ पर है, कुछ हुआ है उनको, इसलिए आवाज नहीं दे रहे। एनीवे, फिर मैंने बोला ठीक है। फिर यहाँ से जो मेरा बड्डी था, सुरजन सिंह भंडारी, उसको हम बोला, सुरजन वो मेरे को तेरे को दिख रहा है ना, वो वहाँ पर तूने फायर करना है, जैसे तू फायर करेगा तो मैं जंप मारूंगा, क्योंकि वो ही विल बी एनगॉस्ड इन फायरिंग यू। तू तेरी तरफ, तूने फायर करना है, मैं कूदूंगा, फिर मैं फायर करूंगा, फिर तू कूदना, ऐसे करके हम लोग एक दूसरे को कवर देके फिर बाहर जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ये हुआ। मैंने स्टैंड बाय गो बोला, और सुरजन सिंह उठे और उन्हें फायर करना शुरू कर दिया। जैसे फायर उसने कवरिंग फायर देना शुरू किया, आई वाज अबाउट टू जंप ओवर द वॉल, सुरजन नीचे गिरा ठाक करके, उसको गोली लग गई। हाँ, सुन
गिर गया और उसकी आंखें रोल अप हो गई, ऊपर चली गई। मैंने बोला उसको सुजन सुजन, और उसके कहीं खून कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर ऐसा ऐसे आंखें ऐसे ऊपर चली गई थी उसकी, तो उसको है ना फिर मैंने CPR दिया, है ना, माउथ टू माउथ रिसस्टेशन दिया और ब्लो किया उसको, और जल्दी उसने जो ऐसा करके जोर से उसने सांस ली। बोला ये तो हो जाए, मतलब आई वाज सो हैप्पी कि है ना ये रिवाइव कर दिया उसको। पर देखा उसके मुंह पे खून पड़ा था। देन आई चेकड अप, वो खून बाद में पता लगा, अभी तक तो खून नहीं, इसके मुंह पे खून कहाँ से आया, तो पता लगा कि मेरे गर्दन में भी लगी है और वहां से खून उसके मुंह पे गिरा है। क्योंकि जब अपन वो कहते हैं तो ताकत लगाते हैं, CPR देते हैं, तो उसमें क्या प्रेशर से देते हैं, तो उसमें ब्लड ज्यादा फोर्स होने का वो स्पर्टेड आउट ऑन हिज फेस, तो वो ऐसा हुआ। मैंने फिर बाद में देखा यार मेरे लग गई है यहाँ पर, ऐसा कट है। फिर देन फिर जैसे उधर मैंने स्ट्रेचर बेरर को बुलाया और स्ट्रेचर से उसको इतनी देर में कि वो उठता तब तक उसने उसको, और 2 दफा जैसे डर, वो तो तैयार है ना, उसको तो दिख रहा है। अच्छा वो वेट, हाँ उसको देख ऐसा है, उसको तो दिख रहा है, उसको मालूम है यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि मूवमेंट तो इस दिख रही है ना, तो कभी भी उठेगा तो यही उठेगा, उसको तो मालूम ही है। हमें ढूंढना पड़ रहा था वो कहाँ है, तो उसको लास्ट उसने देख के उसने अंदाजे से फायर किया, वो फायर किया और आई वाज अबाउट टू जंप फ्रॉम दिस साइड, तो तुमने तुरंत फायर किया। डिस्टेंस आपने ये देखना अभी कितना होगा, ये यहाँ से लेके वहां तक, इससे थोड़ा और आगे ले ले। अच्छा बस इतना ही, बाहर का कॉरिडोर ले लो। हाँ बाहर भी कॉरिडोर है ना, हाँ, वहां से वहां तक इतना सा डिस्टेंस था, इस दीवार से लेके बाहर की कॉरिडोर, मतलब करीब 10-15 मीटर, 20-25 मीटर, 20-25 इतना ही था। और आप दोनों में कितना फर्क था, आप में और वो आपका जो कलीग था उसमें? हम साथ साथ थे, ऑलमोस्ट हम साथ साथ ही थे। इतना बस इतना ही। आप वो उधर से, वो यहाँ से ऐसे फायर कर रहा था, तो मैं यहाँ से उसको, क्योंकि फायर करने से क्या हो जाता है कि हम किसी को फायर कर रहे हैं तो ही विल ट्राई टू डक ना, एंड देन फायर, है ना, तो उसमें वो डक, कोई निशाना लगा के फायर कर रहा है तो देन इट इज डिफिकल्ट, है ना, पर इसमें क्या, उसको फायर कर रहा तो वो डक कर रहा होगा, जनरली हम वैसे ही देखते हैं। उसी को कवरिंग फायर बोलते, जब वो कर रहे तब आई वाज, आपने फिर ग्रेनेड या फ्लैश ग्रेनेड फेंका और फटते फिर उसने फायर शुरू किया। ग्रेनेड फेंकने का क्या हो जाता है, जब ग्रेनेड फेंकते हैं ना, तो उसमें थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाता है बंदा जहां पर फेंका है, ठीक है, मर भी जाता है, फट गया तो अगर उसके लीथल ज्यादा नहीं हुआ, उसके आसपास भी फटा तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उतनी देर में ये फायर कर सकता है। तो वही मौका हमने लिया, है ना। तब तक वहां से मैसेज आया कि सुरेश साहब को लग गई है, इज नो मोर। ओके, सेट पे किसने समो कॉन्टेक्टेड, फिर बोला साहब अच्छा ठीक है, फिर बोला साहब के उनको लेके वहाँ पे लेके जाओ, सेफ साइड जगह पे वहाँ पे करो। ऑपरेशन वाज टू, अच्छा ये किया, और देन तब तक मुझे लगा चोट लगी, तो मेरे को बोला कि साहब आप जाओ, कटा है अभी अंदर कितना कटा है पता नहीं। वहाँ गए, फिर वहाँ पे मेरा थोड़ा फर्स्ट एड वगैरह हुआ। उन्होंने स्टिचेस क्या वो स्टेपल करते हैं ऐसे, है ना, आज कैसे करके वैसा कुछ किया था, वो लगाया बैंडेज, एंड तो आपको तो इधर गोली लगी थी ये, अरे बाप रे, तो ये गोली काट के गई। हाँ, और उसको क्या लगा था? उसको जो स्प्लिंटर था ना, गोली लगती तो फट गया होता, स्प्लिंटर लगा, स्प्लिंटर उसके ब्रेन स्टेम में गया। ग्रेनेड का स्प्लिंटर नहीं, स्प्लिंटर इसका भी होता है, हाँ, क्योंकि जब राउंड फायर होता है ना तो उसमें लेड होता है, दीवार पे कहीं लगता है, कुछ लगता है तो उसके फटते हैं, चिथड़े हो जाते हैं, मतलब लेड के टुकड़े होते हैं, उसको बोलते हैं स्प्लिंटर्स। तो वो उसके ब्रेन में उसको बोलते हैं रिकोशे, जहाँ पर टकराता है, इट्स कॉल्ड रिकोशे करके, वो उसके ब्रेन में जा सकता है, दैट इज हाउ। और यहाँ पर उसी बस्ट में फिर मेरे को लगी, यहाँ काट के गया, वो कैसे बच गया पता नहीं, दांत सब गए, ये सब नकली दांत है मेरे, तो ये पूरा इधर ये फट गया था, ये सब नकली, अभी तक नीचे के दांत नहीं है, ये सब फट गया था। एनीवे, फिर वहाँ पे जाके उन्होंने मेरे फर्स्ट एड वगैरह किया। इसमें क्या फर्स्ट एड वो फट गया? नहीं फर्स्ट एड किया, मतलब फट गया, अब ऐसे स्प्लिंटर्स घुस जाते हैं ना, पर ठीक थे, ऐसा कुछ वो नहीं था, बॉडी गर्म थी, एड्रेनलिन पंप्ड अप था, आपको सैल्यूट है दुश्मन है।
नहीं उस वक्त पता नहीं लगता है यार, उस वक्त पता नहीं लगता है। बाद में जब बॉडी ठंडी होती है तब दर्द होता है, तब तक कुछ भी नहीं हो रहा था। तो एनीवे तो मेरे को लेके गए, फिर वो सब किया। फिर उन्होंने बोला सर आप वो पेन किलर वगैरह दिया, जो भी ट्रीटमेंट, वो बोला सर आप रेस्ट करो, अब जाना मत। बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, वहाँ ऑपरेशन चल रहा है एंड सबको टीवी पे चल रहा है, सब टीवी पे दिखा रहे हैं। हाँ सर ये आधा आप ये टीवी तो को बाद आपको में लेते पता हैं, लगा। टीवी वाले आधा तरफ अपना इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। तो एनीवे माय वाइफ वाज, अच्छा नीचे है ना वहाँ पे ये वाइफ तो आपका अच्छा दैट टाइम माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट, शी वाज प्रेग्नेंट विद 3 months प्रेग्नेंट एंड आई हैड 1.5 year old डॉटर, 1.5 साल की बेटी थी एंड वाइफ वाज प्रेग्नेंट। अब खैर ये तो मेरे को बाद में पता लगा, जाने के बाद वो टीवी पे दिख रहा है करके, ये बाद में पता लगा। फिर देन वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि 3 एनएसजी कमांडोज, 2 एनएसजी कमांडोज मार्टर्ड नहीं, और 2 का इंजर्ड आया। अभी वाइफ को टेंशन में आ गई कि इंजर्ड मतलब कौन सा है ये, मेरा कमांडो तो नहीं है वहाँ पर जो इंजर्ड हो गया। तो ऐसे 2 कमांडो, हाँ तो ऐसे करके लिखा हुआ आ रहा था। एंड फिर जब मेरे को देखा उन्होंने कि मेरा वो बोला चल ये अभी तक तो जिंदा है, अभी तक तो ठीक है। तो अच्छा खैर एनीवे ये तो बाद में बाद की बात है ये वाला। एनीवे वहाँ से फिर आई रन अवे फ्रॉम देयर और भाग के अंदर ऑपरेशन में आ गए। अभी मेरे साथ ना मेरा एक और बड़ी ज्वाइन मी, उसका नाम था दुर्गा प्रसाद डिमरी। ओके वो बोला मैंने दुर्गा को बोला भाई, वो हमें एक ग्रुप में जो मेरे जो हिट था ना उसमें से एक दुर्गा भी था। पहले सुरजन था मेरा, फिर वो हट के सुरजन चला गया तो फिर दुर्गा आया। मैंने बोला दुर्गा वही करना है हमने एक्शन, क्योंकि उस प्लान तो उसको पता ही मालूम है। वो उसने बोला हाँ सब, वो भी सब हम उसमें आ गए थे ना, अभी तहश में आ गए थे। तो बोला उसने दे मार फायर दे, तो फायर करना शुरू किया। मैं यहाँ से कूदा, मैंने फायर शुरू किया, फिर वो कूदा, फिर वो फायर करते 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 पहुंचे। तो जब ठीक है जो 2 जन पर वहां से कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। और आपने इतनी सारी फायरिंग की। हाँ अरे पता नहीं ना, साला कहाँ दिख नहीं रहा है। लास्ट जैसे दिखा था हमने वहां से फायर किया था, करते गए तब तक, पर वहां से कोई रिटेलिएटरी फायर नहीं आया। तो हमने साला वहां देखा था उसका पूरा छलनी हुआ, मर गया था, मार दिया था उसको। अभी ये कैसे मरा पता नहीं है, हो सकता है सुरेश साहब के टाइम पे हुआ होगा, या सुरजन ने मारा होगा, या हमारे टाइम पे हमने मारा होगा, हम लोग जब कर रहे थे। एनीवे पर मर गया था, लग गई थी मतलब वो मर गया था, उसके बाद छलनी हो गई थी, मर गया। ये हो गया पहला टेररिस्ट का। अभी क्वेश्चन था इसको क्या किया, इसको उधर ही छोड़ा? नहीं, उसके बाद हमने उसको किया है, उसको हम क्या करते हैं जनरली, हम रस्सी बांधते हैं, लंबी रस्सी पकड़ के उसको खींच के लेके जाते हैं। एक जाते हैं, जैसे क्या हो जाता है, हो सकता है उनके ना बॉडी में वो, ये तो फिदाई है, मरने के लिए आया, मरने के लिए आया, हो सकता है बॉडी के अंदर ना वो पिन निकाल के ग्रेनेड रख लेते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है, कोई भी मार दिया तो उसको चेक करने के लिए जब बॉडी ऐसा करे ना वो फट जाता है, तो उसमें और जो देखने आए वो और मरते हैं। ये तो साले बहुत तो ये सब प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। तो उसको टांग के लिए खींच के बाहर लेके गए एंड उसको फिर उसको कर दिया। अभी क्वेश्चन था दूसरा टेररिस्ट। अब दूसरा टेररिस्ट पता था कहाँ है, लेकिन उसको मारना वाज डिफिकल्ट। उसी जो वॉशरूम था, टॉयलेट जहाँ पे जो पहले वाला जो घुसा था, उसके पास में ऑडिटोरियम था, उसका बड़ा हॉल नंबर 5 बोलते हैं उसको। ऑडिटोरियम, बड़ा ऑडिटोरियम था, उसका एक दरवाजा था, बाकी सब पैक बंद अंदर थे। अंदर हॉस्टेज ले रखा था और अंदर एक वो टेररिस्ट था। मैंने स्नाइपर्स लगा रखे थे ऊपर, स्नाइपर्स ना जो छत है, छत पर स्नाइपर्स लगा रखे थे। उसको बोला था तूने दरवाजे पे नजर रखना है, आएगा कभी ना कभी बाहर आएगा। अभी प्रॉब्लम क्या था, अभी मेन क्या था, उसको अभी मारे कैसे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फ्रेम चार्ज लगाकर हम दरवाजा उड़ा देते हैं और अंदर घुसते हैं, पर इस केस में मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि हॉल के अंदर दरवाजे के पास सिविलियंस हो सकते हैं और सिविलियन कैजुअलिटी हो गई तो देन, और एनएसजी का मैंडेट है, एक बार एनएसजी डिप्लॉय हो गई है, एनएसजी अंदर घुसी है ऑपरेशन के लिए, तो एक भी सिविलियन कैजुअलिटी इज नॉट एक्सेप्टेड। क्या बात। हाँ, एक भी ह्यूमन लाइफ, सिविलियन ह्यूमन लाइफ इज नॉट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिविलियन लाइफ इज नॉट एक्सेप्टेड
एंड ऑल्सो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी धक्का नहीं लगना चाहिए, मतलब जहां तक हो सके। हाँ जितना आप लोग मतलब ऐसा फालतू का कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं जा जाके तोड़ रहे उड़ा तो अभी तो हम उसमें फ्रेम चार्ज लगा के उड़ाकर तो हम कर नहीं सकते। अभी क्या करें, तो आई हैड टू एक्चुअली थिंक ऑफ सम आइडिया कि हम कैसे करें। तो ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा कि ऐसे हालत में हम क्या चल रहा था, मेरे को याद दिला देना। तो यहाँ पर आई हैड टू प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ अ टेररिस्ट। साइकोलॉजी टेररिस्ट। अब मैंने बोला कि मैंने सारे फायर जो भी था सब बंद करवा दिया, कोई गोलाबारी नहीं, कोई ग्रेनेड फायरिंग नहीं, कुछ नहीं, सब शांत, देखते सब शांत। स्नाइपर को बोला था तुम बस देखते रहो, टेलीस्कोप होता है, स्नाइपर्स होते हैं तो उसमें देखते रहो बस, अगर तुमको क्लियर हेडशॉट मिलता है उड़ा लो उसको, डोंट वेट। कोई जरूरी नहीं है कि बोला तुमको दिख रहा है क्लियर, जिसको मौका मिलता है उसने मारना है, पर क्लियर शॉट, हेडशॉट, उसके साथ कोलैटरल डैमेज आई विल नॉट एक्सेप्ट। तो क्लियर शॉट हो तभी आपने मारना है। ये हो गया। अब जब तक ये जब फायरिंग वायरिंग सब बंद करा दी, शांत करा दिया, मैं और दुर्गा वी क्लाइम्ड ओवर द रूफ। वहाँ से वो जो मेंटेनेंस की सीढ़ी नहीं होती, जो ऐसे टेलीस्कोपिक सीढ़ी होती है, ऐसे करके तो देन ऊपर जाके वो मेंटेन करते हैं वो वाली, तो उस सीढ़ी से हम लोग ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर से एब्सेलिंग करके नीचे आए। एब्सेलिंग एक इक्विपमेंट होता है, यू कम डाउन, जैसे कंट्रोल डिसेंट होता है, ऐसे करते करते आए। तो जो हॉल था, हॉल का दरवाजा, उसके आगे कॉरिडोर था, ऐसे है ना, सामने सीधा कॉरिडोर था। वो कॉरिडोर की जो छत थी उसके ऊपर आ गए हम, उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, जो जैसे ये ऑडिटोरियम का दरवाजा है, ऑडिटोरियम के दरवाजे के बिल्कुल सामने ये इतना कॉरिडोर है, समझो इतना ही था वैसे कॉरिडोर, इतना ही था, ये दरवाजा था। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ से लेके वो जो दरवाजा है इतना ही डिस्टेंस का कॉरिडोर, इतना ही इसका कॉरिडोर था विड्थ का। बिल्कुल इसके सामने ये जो छत, ये कॉरिडोर के ऊपर जो छत चल रही थी, उसके ऊपर से हम इसके ऊपर आ गए, ऊपर छत के ऊपर बैठे, छत के ऊपर ऐसे करके लटके थे। यहाँ पे हार्नेस बांधा था, ऐसे लटक गए इसके ऊपर, पैर रख के। सामने नहीं दिखेगा, सामने नहीं दिखेगा, दरवाजा नीचे था, और स्नाइपर्स तीनों साइड से ऊपर से नीचे, ऊपर से वहां देख रहे थे। ठीक है, मैंने उनको बोला जैसे ही वो बाहर आता है तो आपने उसको हेडशॉट क्लियर मिलता है तो ले लेना है। ठीक है, और कोई भी बेवकूफ ये हॉस्टेज टेकर या कोई टेररिस्ट वो अकेला तो आएगा ही नहीं, किसी न किसी को अपनी ढाल बना के, अपनी शील्ड बना के आएगा ही आएगा। तो वही बोला कि अगर तेरे क्लियर हेडशॉट मिलता है तभी मारना है। हम इसके ऊपर लटके हुए, दरवाजा बंद था, कुछ हरकत नहीं, कुछ नहीं। आधा घंटा हम ऊपर, कितना देर आई डोंट नो द टाइम, आई कैन जस्ट से आधा घंटा या जो, अब पर ही लटके रहे। मेरे को एकदम रेडियो सेट पे मैसेज आया, हमारे पास वॉक्स यूनिट के साथ था, हैंड्स फ्री वाला ना होता, उसने बोला साहब वो बाहर आया है, और एक लेडी को ऊपर से नीचे से दिख भी नहीं रहा था। किसको? मैं कैसे देखता? देखो ना, ये छत है, मेरा सर ऊपर है, हम वी आर स्टैंडिंग। ओके, वो देखने के लिए मेरे को झुकना पड़ेगा। ओके, आपको इधर आई हैव टू ऐसे करके ऐसा झुकना पड़ेगा, ऐसे झुकना तो ये पड़ेगा, कवर्ड था इतना। हाँ, ये तो छत है ना, छत है, समझ गया। मुझे लगा ऊपर भी वॉकिंग के लिए है। ओके, छत है वहां से, तो ऐसे जो ऐसे मैं झुक के देखूंगा तो दिख जाएगा, उसको पता लग जाएगा, वो तो ऐसे ही मार देगा। समझ गया, ठीक है ना। तो मैं ऊपर ऐसे लटका हुआ था और वहां से स्नाइपर को दिख रहा था, तो ही वाज डायरेक्टिंग मी कि साहब वो बाहर आया है। बाहर आया, बोला कि साहब आप जहाँ खड़े हैं आपके लेफ्ट में थोड़ा सा, तो मेरे को वहां से पोजीशनिंग करा रहा है वो ऊपर। मैं ऐसे लेफ्ट खसक के, बस ठीक है सर, ऐसे उसने बोला। और वेपन का पोजीशन भी, कभी वेपन ऐसा हुआ तो ऊपर जाएगा, छत पे लग जाएगी। उसने नीचे करवाया, ऐसे करके सब यही एंगल में रखना। तो इस तरह से उसने मेरे को डायरेक्ट किया, और दुर्गा को भी, दोनों को, है ना। तो ऊपर तैयार थे हम, है ना। जिस वो आया, बोला साहब आपके लाइन में बिल्कुल यहीं उतरना है, यहीं है बस। ओके, मैं स्टैंड बाय गो बोलने वाला था, वो साहब अंदर चला गया करके, वहां से कॉल आया। वो अंदर चला, लेके वापिस अंदर चला गया। उसने बाहर आके देखा होगा और चला गया।
ओ मैं बोला यार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी छूट गई। हाँ, वापस कब निकली? और तभी भी अभी- हॉस्टेज को लेके निकला था? हाँ? तभी हॉस्टेज के साथ ही हाँ निकला? हॉस्टेज को लेके आया था बाहर ना, वो क्या अकेला तो आने आएगा नहीं ही था, नहीं, हाँ। अंदर चला गया वो। अब पता नहीं वो कितनी देर लगाएगा वापस आने में, है ना। तो अभी तक तो अब तो आ गया था, पर अब कब आएगा पता नहीं ना। आधा घंटा 1 घंटे में आएगा, कितनी देर आएगा पता नहीं। और यहाँ पर चैलेंज हमको ये था कि हमको यहाँ नीचे उतरना है, अपने आप को स्टेबल करना है, निशाना लेना है और उसी को मारना है। उसको तो क्या कहीं भी स्प्रे कर दो बाहर। उससे तो सिर्फ स्प्रे करना है। मतलब अगर मैं देखो ऐसा तो आई विल से मेरे जीने के चांसेस 2% था, है ना। हाँ। और उसके जीने के चांसेस 98%, 100%। क्योंकि उसको तो कोई कुछ था ही नहीं। वो अगर अच्छा उसमें क्या है, मैंने वो डिसेंडर दबा के आई हैव टू पुट माय फीट डाउन फर्मली, बैलेंस भी होना है। हाँ। अगर मैंने जल्दी छोड़ दिया तो मैं ऊपर ही लटक जाऊंगा और ऐसे ऐसे घूमने लगूंगा, हाँ। वो तो आराम से मार देगा। आराम तो से मुझे कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता प्रिसाइज होना था एकदम। है। पैर भी रखना है, स्टेबल भी होना है, फर्म रहना है, निशाना भी लेना है और एक मारना है। और बर्स्ट फायर भी नहीं करना है, सिंगल शॉट ही मारना है। तो आपको गन की बर्स्ट फायर सेटिंग में भी क्या हो जाता है, वो स्प्रेड होती है, स्प्रेड गोलियां। होती है। हाँ। तो पास में कोलैटरल डैमेज हो सकता है, कोई हॉस्टेज को लेके आया तो उसको लग सकती है, हाँ। तो वो भी था। हाँ। तो ऊपर मैं खड़े खड़े में दुर्गा को बोला, भाई ऐसा है, जो पहले फायर करेगा ना वही जिएगा। क्या? जो पहले फायर करेगा वही जिएगा, ये याद रखना। और मैं पहले फायर करूंगा, मतलब हम दोनों में तो जो पहले फायर, मतलब हम या ये वो, हाँ। जो पहले फायर करेगा, मैं अपने राउंड में हम दोनों में मैं पहले फायर करूंगा, ठीक है। मेरे वेपन में कहीं रोक पड़ती है तो तू भी तैयार रहना और अपने इसमें सिंगल शॉट पे रखना वेपन। मतलब उसको फायर नहीं करना था जब तक आपका नहीं जाता। हाँ, अगर मेरा अटक गया, कुछ किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है ना उसको, और हथियार पे अगर वो नहीं हुआ, फायर नहीं हुआ, तो तूने खट से मारना है उसको, है ना। इक्वली दोनों को इक्वली हमको बहुत रिस्की था सर, वो हाँ, दोनों को स्प्रे में उड़ा हाँ, सकता है। हाँ, हाँ। तो हम ऊपर ही लटके रहे थे, तो ना कब आएगा थाले हमारी मौत। ये 2% चांस है जीने के survive। चांस है हमारी, मतलब देखो तो मौत कभी भी आ सकती है, 2 मिनट में आ सकती है, 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधा घंटा, हाँ। कब आएगा पता नहीं, कुछ नहीं, ये वो मतलब। और वो टाइम था जहां पर मैं उसके साथ, अच्छा ऐसे टाइम पे क्या था, आई हैव टू शो माई ब्रेव फेस। मैं सच्ची बताऊं, वहां पर भी मुझे डर तो लग रहा था, एक्चुअली डर लग रहा था। हाँ। होंगे हम कमांडो यार, सब कुछ होगा, फौजी ट्रेंड, ये वो सब कुछ, हाँ। बट फाइनली ह्यूमन है, ऑब्वियसली यार, है ना। फैमिली तो है, ह्यूमन family है। तो वहां पर डर मेरे को क्या क्या था, वाइफ इज प्रेग्नेंट, बस बस बस, बच्ची भी 1.5 साल की है, मेरे बाद अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो उनका ध्यान कौन रखेगा। वाइफ तो अभी प्रेग्नेंट है, मतलब आगे कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये वो सब दिमाग में ख्याल है। बट देन आई हैड टू ओवरकम दैट एंड गिव अ स्माइलिंग फेस एंड ब्रेव फेस। करना ही पड़ेगा, है ना। आई गॉट नो कॉम्स इन सेइंग कि मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं सुपरमैन नहीं हूँ, मैं आई एम ऑल्सो ह्यूमन। बट हमारे ट्रेनिंग में ये है कि you have to overcome, and if you are commanding an operation, the commander has to show a brave face. उसका सब कुछ छोड़ के, नहीं तो अगर तेरे चेहरे पे, अगर कमांडर के चेहरे पे फियर आ गया तो तुम्हारा पूरा ऑपरेशन डिओपार्डाइज हो सकता है। तुम्हारे जो कमांड में जो नीचे तुम्हारे जो जवान है उनको भी, वो भी थोड़े से जिटरी हो सकते हैं। तो आई हैड टू थिंक ऑफ दैट पूरा ऑपरेशन, और पूरा नेशन वाज वाचिंग अस उस टाइम पे, पूरा नेशन वाज वाचिंग। एंड अच्छा, रेडियो सेट पे बार बार ना वहाँ से मैसेज वो आ रहा था कि ना फिनिश इट ऑफ फास्ट, फिनिश इट ऑफ फास्ट, ये वो ना। अब बाहर भी उनको देवर ऑल दिस थिंग ना, जल्दी से जल्दी निपटाओ। अभी मेरे को डिस्टर्ब हो रहा था, तो बार फिर हमने तो एक नीचे करके मैंने बोला, एक नीचे, एक नीचे। फिर हमारे जो चैनल सब समझो सारे 4 चैनल पे थे, एक नीचे, हम 3 पे आ गए सब, बाहर वाले 4 वही थे। मतलब मेरे को डिस्टर्ब हो रहा था ना, तो हमने वो कर दिया, एक तो हमने अपने एक करने शुरू कर दिया। ये एक्चुअली ये पहले हुआ था, ये फर्स्ट चैप्टर हमारे तब हुआ था, एक नीचे, तो हमने कर दिया था। तो हम तो एक नीचे पे बात कर रहे थे, बाकी वो वही वो अलग ही चैनल पे थे, हमारे ओरिजिनल चैनल पे। एनीवे,
अभी वेट करते रहे। फिर मैंने उसको पूछा कि आप डिमरी अपना दुर्गा सब कुछ ठीक है घर में, सब कुछ वो ठीक है, डर तो नहीं लग रहा है? बोला नहीं साहब, आप मेरे साथ हो तो क्या डर। मतलब आई फेल्ट सो प्राउड कि ही हैज गॉट सो मच फेथ इन मी। ही मतलब पूरे सभी लोग होंगे, ये एक तो ऊपर मेरे साथ है इसलिए बोल रहा है। बोला नहीं साहब कोई डर नहीं, तालन को छोड़ेंगे नहीं। बोला बिल्कुल। बोला बेटा पर ऐसा याद रखना, पहले जो पहले फायर करेगा वो जिएगा, ये याद रखना। अच्छा फिर मेरे को फिर बोला कि ना, मैं बोला अगर मेरे को कुछ हो जाता है ना तो मेरी जेब से ना सिगरेट का पैकेट निकाल के फेंक देना, नहीं तो अगर मेम साहब को पता लगा ना कि मैं सिगरेट पीता तो उसको बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि मतलब ऐसा होता था ना उस टाइम में, हम सिगरेट भी पीते थे ये पता है, और घर में वाइफ को भी बुरा लगता था ये सिगरेट पीता है, तो बहुत अच्छा अंदर की बात है। लेकिन पर उस वक्त मेरे को ऐसा लगा, मैं तब भी यही सोच रहा था कि यार मेरे को कुछ हो गया तो मैंने निकाल देना था, अगर उसको पता लगे सिगरेट है तो उसको वो भी बुरा लगेगा। तो ये एनीवे दैट वाज ऑन द लाइटर साइड, बट तो फिर उसके आंख में पानी आ गया। मैंने जैसे ये बोला नहीं साहब आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है चलो, ऐसा ऐसे सब इधर उधर की बातें करने लगे हम लोग, ये सब ना हो गया। फिर उसका मैसेज आया, साहब वो आ गया है, एक बूढ़े आदमी को लेके आया है, पोजीशन वही है साहब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, बस स्टैंड टाइम नहीं लगाया, स्टैंड बाय गो। ऊपर से शर्ट नीचे उतरे, एक गोली दो आंखों के बीच में और खोपड़ी लगी, एक गोली पे डाउन, एक झटके। अच्छा जैसे गिरा वो गिरा, और दैट ओल्ड मैन आल्सो फेल डाउन, डर के मारे। अच्छा वो बाद में पता लगा, पर मैंने तो एक ही मारी तो उसको लग नहीं सकती, उसको एक ही गोली, उसको बिल्कुल आया सामने, खट करके एक गोली यहाँ और डाउन। अच्छा मैं देख रहा हूँ और मैं ना रोने लग गया की गलती। अच्छा मैं गलो ऐसे मेरे पैर भी कांपने लगे। नीचे पहुंचा मैं, ठाक करके दिया, वो दुर्गा मार दिया साहब, मार दिया करके वो जंप मारा मेरे ऊपर ना, कूद के मेरे को गिरा कि मतलब ऐसा कुछ ना कि वो खट कर गिरा और वहीं फट कर गिर गया। खोपड़ी में मारना मतलब खत्म। और दूसरा और कहीं भी लगती ना तो वो मेरे को हमको मार सकता था आपको, क्योंकि और कहीं भी मारते थे तो ही इज वर्किंग, मतलब उसके 10-15 सेकंड जितना देर उतना तो है, पर यहाँ मारते तो कुछ नहीं हो जाता, वहीं गॉन। तो इसलिए हेडशॉट लेना, इसलिए मैं पहले से स्नाइपर को ही बोला था हेडशॉट लेना है, हेडशॉट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो लगी, किस्मत भी अच्छी है ना, बिल्कुल उस दिन तारे गर्दिश में थे, सही गोली लगी, ठाट करके नीचे गिरा। वो बड़ा ऐसा है ना, मैं रोने लग गया, मतलब एकदम मेरे को एकदम एवरीथिंग रिलीज हो गया ना, दैट प्रेशर एकदम। फिर तुरंत मेरे बाकी कमांडो अंदर घुसे, फिर उनको निकाला, हॉस्टेजेस को बाहर निकाला और उसकी बॉडी खींच के बाहर लेके गए। देन आई वाज इवैक्यूएटेड और फिर बाद में हॉस्पिटल में था। सो दिस इज हाउ दैट कंप्लीट ऑपरेशन वाज। बाप रे बाप। इसमें एक चीज आपने बोली थी आपको याद दिलाने के लिए कि आप हाँ मैं ये कह रहा था, जैसे हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग में हमारे को इस तरह से ट्रेन होते हैं हम लोग, मेंटली फिजिकली ऐसे हो जाता है कि हमको ना डर होता है, लेकिन वी ओवरकम दैट, सारे डर से ओवरकम करवाते हो, करना ही पड़ता है। तो वो नहीं तो फिर एटलीस्ट जो कमांडर्स जो है उन्होंने तो करना ही करना है ना, करना ही करना है। और ना वो दर्द चोट ये वो सब कुछ, मतलब ना इसलिए तो हमारे एकेडमी में जब ट्रेनिंग करते हैं हमारे को कितनी चोटें लगती है, कितना मतलब हमारे सेशंस होते हैं, कितने बहुत कुछ मतलब ट्रेनिंग के दौरान में होता है। इट इज जस्ट कि तुम्हारी फिजिकल कैपेबिलिटी मतलब सहने की शक्ति कितनी है, ये वो देन मेंटली ऑल्सो यू बिकम फिट। और खास करके हमारे ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि ये भी हमारी बॉडी, हमारा दिमाग ऐसा ट्यून हो जाता है कि इन अंडर स्ट्रेस ऑल्सो यू हैव टू बी काम and face of death also आपको you have to be calm, you have to have brave face, calm, और सोचने की शक्ति फुल होनी चाहिए। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि मेरे को याद दिलाना कि ऐसे टाइम पे क्योंकि स्ट्रेसफुल था, एवरीवन वाज वाचिंग, सब जगह सबकी नजर हमारे पर थी, एवरीवन इज वेटिंग लुकिंग टुवर्ड्स द हमारे ऑपरेशन की तरफ। तो सबको आपको नॉइज आउट सोचो ऐसा इतना स्ट्रेस था मेरे को कि पूरा प्रेशर मेरे पर, अगर ये ऑपरेशन फेल हो गया
तो एनएसजी तो प्राइम तो मिनिस्टर भी मेरे को होगा- लगता है बातें सुन रहा होगा आप लोग की कि क्या चल रहा है। एनएसजी का होता, आर्मी, फिर एज अ कंट्री वी वुड हैव फेल्ड देम। हम्म, इतना प्रेशर था, इतना पर इस प्रेशर में भी कूल रख के फिर देन जो सेकंड टेररिस्ट को मारना था, तो आई हैड टू एक्चुअली यू मतलब शांत रहकर आई हैड टू थिंक सम स्ट्रेटेजी, सम प्लान टू टेक हिम आउट एंड किल हिम। kill him. तो ये हमारी जो ट्रेनिंग जो होती है, सो दैट इज व्हाई, एंड दिस इज हाउ जो हमारा सिलेक्शन भी होता है फौज में, जो एसएसबी बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन, ये दे सी दिस कि बंदे में क्वालिटी है या नहीं फौज में ज्वाइन करने की। फौज में देख देख जो भी एसएसबी के लिए आता है, जो भी इंटरव्यू के लिए, जो सिलेक्शन के लिए आता है, ऑल आर गुड, दे आर ऑल आर गुड। यूपीएससी क्लियर करके आया है तो मतलब इंटेलेक्ट वाइज ही इज Smart गुड, है, हाँ। गुड। उसके बाद ही इज गुड इन सम फील्ड और द अदर, बट ही इज नॉट फिट, नॉट गुड नहीं बोल रहा हूँ, ही इज नॉट फिट टू बी इन आर्मी, क्योंकि आर्मी का डायनामिक्स अलग है। ही कैन बी गुड इन अदर फील्ड्स, he can be a good civil engineer, he can be a good scientist, he can be good artist, or he can good anything, he can choose any field, Other but he is not fit for army. army. Otherwise he is good, not fit for the army, क्योंकि आर्मी के लिए अलग ही डायनामिक्स चाहिए। अलग डायनामिक्स बंदा जो पूरे स्ट्रेस में भी, दैट साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं ये लोग, दे आर टू गुड। तो दिस इज हाउ दैट एसएसबी जो हमारी होती है, जो हम कभी बाद में बताएंगे आपको, तो वो इस ऐसा सिलेक्शन होता है हमारा। तो इसलिए द सिलेक्शन इज वेरी टफ, क्योंकि फिर बंदा चुन के आना फिर इसमें, इसके लिए बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ यही। सो दिस इज हाउ लाइक यू हैव टू बी कूल। अभी वो जो अंकल गिरे थे, वो तो चेक किए होंगे खुद को, मैं जिंदा हूँ नहीं। उनको तो लगा नहीं वो ठीक है, वो गिर के मतलब शॉक हुए होंगे ना। Obviously, यार। या फिर उसको यहाँ लगी तो गिरा होगा, तो साथ में हाँ, उसके हाथ में पकड़ के रखा होगा ना उसको, हाँ। यहाँ लगी होगी, गिरा होगा तो साथ साथ पकड़ खींच के के लेके गिरा गिर होगा। गया, हाँ। हो गया, तो दैट वाज हाउ। फिर अंदर अंदर पूरे हालत खराब थी, ऑडिटोरियम में पूरा गंदगी हो कितने चुकी थी। 1-1.5 दिन से पकड़ के रखा था? 4 नहीं 4:30 5 बजे हाँ। ऑपरेशन, वो टेररिस्ट ने अटैक किया था, तब से लेके अभी ये जो सेकंड टेररिस्ट मारा था, दैट वाज अराउंड 3 o'clock, 2:33 में को टाइम का मतलब 2:33 के बाद थी। तो मतलब ऑलमोस्ट 8-9 घंटे 10 घंटे अंदर थे। अंदर से। बच्चे छोटे छोटे बिलखते, बच्चे बिलख रहे थे, छोटे बेबीज, है ना। कितने अंदाज हॉस्टेज थे अंदर? करीब 80-90 करीब थे। बहुत ही बड़ा- बट एक है उसने 1 घंटे में मारा नहीं इन हॉस्टेजेस को, नहीं मारा वो, दैट भी वाज बच गए। हाँ। फिर ये आपका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, आप एंड आई वाज इवैक्यूएटेड। बाद में फिर मेरे को थोड़ी चक्कर आने लग गई थी, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, तो आई वाज आप लोग इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएट हो गए। इवैक्यूएट कर दिया था, बट आई रिमेन टिल एंड। सर आप नहीं होते तो क्या होता? नहीं ऐसा नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, इट इज नॉट मी। देखो आई एम रिप्रेजेंटिंग एन आर्मी, एनएसजी आर्मी। मेरे जगह और कोई होता ना, वो भी करता। उतना दम है हमारे ऑफिसर्स में, आर्मी ऑफिसर्स में, हमारे फौज में। इट इज, मैं नहीं होता तो और दूसरा करता। हो सकता है कोई दूसरा मेरे जगह करता तो उसने और अच्छा दिमाग लगाया होता, और कुछ अच्छा, उसने मेरे से अच्छा किया होता ऑपरेशन। सिर्फ मैं ही फन्ने खानी हूँ, पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड डिड इट, है ना। तो ये है, तो मैं ऐसा कोई नहीं, मैं नहीं होता तो और कोई करता, सिंपल। वाह सर। अभी सर इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप, जब आपकी भर्ती हुई ये चीज़ में, इसका एक प्रोबेशन पीरियड होता है ना, जो एनर्जी में ऐड करने से पहले इन लोग कुछ प्रोबेशन करते हैं, वो मैं आपका किस्सा जानना चाहता हूँ। वो प्रोबेशन पीरियड कैसा गया आपका? वो प्रोबेशन पीरियड भी ना बिल्कुल कमांडो टाइप ही था। तो एक्चुअली इस प्रोबेशन के लिए मैं जब आया था, आई हैड कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट में था, तो नॉर्थ ईस्ट से उसकी आगे इंसिडेंट सुनेंगे, उसको मैंने थोड़ा आगे किया, पहले मुझे प्रोबेशन जानना था। नॉर्थ ईस्ट से जब हम आए थे, तो नॉर्थ ईस्ट से आया एंड प्रोबेशन के लिए मैं आया, तो 3 महीने का प्रोबेशन होता है, 12 वीक्स का। 12 वीक्स का। तो 12 वीक्स का प्रोबेशन हुआ, आया, तब मेरी 96 में शादी हुई थी। ओके। 97 में हम 1 साल, हम 8 महीने ही हम पालमपुर में रहे थे, हिमाचल में। और उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट चले गए, तो शी हैड टू मूव टू हैदराबाद, तो है ना, तो सेपरेट हो गए थे फॉर टाइम बिंग ना, उसके लिए। जब तक मैं फील्ड में हूँ तो शी वाज देयर।
अभी जब मेरे को प्रोबेशन आया तो मैं मानेसर पहुंचा प्रोबेशन के लिए। हाँ तो हमने बोला चलो अभी ये मौका है, हम साथ रह सकते हैं, नाउ वी कैन स्टार्ट आवर फैमिली, और हाँ। हम अपना, क्योंकि जब हाँ ये हुआ, पर प्रोबेशन में मेरे को पता नहीं था प्रोबेशन में अलाउड नहीं है, तब पता नहीं था। हाँ बाद में वहां जाके पहुंचा तो मैं पूछा, बोला नो प्रोबेशन में नॉट अलाउड, क्योंकि जो ऐसे एक वहाँ पे जो हमारे बैरक्स थे, बैरक्स मतलब हर एक को एक एक रूम था। हाँ इट वाज अ बॉयज हॉस्टल होता है ना, उस टाइप का था, हर एक को एक एक रूम था। हाँ ऐसा बिल्डिंग थी, ऐसी गोल बिल्डिंग, हाँ ऐसा वहाँ पे था। तो वहाँ पे प्रोबेशनर्स रहते थे, तो वहाँ पे बुलाया था। तो फर्स्ट डे में जब गया तो वहाँ पे सब क्या रिपोर्ट मैं रिपोर्ट किया मैंने वहाँ, और फिर अपना नेक्स्ट डे से हमारा वो शुरू होने वाला था ट्रेनिंग प्रोबेशन। मेरे को फीवर चढ़ने लग गया था। मेरी वाइफ मेरे साथ आई कि देख अगर अलाउ कर दिया तो हम रहेंगे ऐसे टाइम ना। तो हमारे कोई फ्रेंड्स थे वहाँ पर दिल्ली में, तो शी स्टेड देयर। मैं बोला पहले देख के आता हूँ। हाँ दिल्ली में वो रही, मैं मानेसर गया, गुड़गांव, वहाँ जाके मैंने बोला चल देख तो लूँ पहले। वो कहा तब उस हिसाब से मैं बुला लूँगा। तो वहाँ जाके पता कि अच्छा वहाँ गया, फिर मैं कुछ दिन बुखार चढ़ गया, भयंकर, मतलब वायरल हो गया था। टेम्परेचर टू 103 104 बुखार। आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। अच्छा उस वक्त मोबाइल्स नहीं थे, कोई मोबाइल नहीं था, कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं। अब सोच के देखो, अभी हमारे पास मोबाइल की आदत है, तब तो मोबाइल्स ही नहीं थे, सिर्फ लैंडलाइन होता था। अभी मेरी वाइफ को यहाँ का नंबर तो पता ही नहीं, मैं जस्ट आया था, यहाँ का नंबर मैं दिया भी नहीं था, कुछ नाम कुछ भी पता नहीं था। समझ में नहीं आया क्या करूँ। तो मैं 3 दिन हो गए, कोई मैसेज नहीं मेरी तरफ से, उसको पता नहीं लगे क्या करे। वो फ्रेंड के पास थे, तो उसके फ्रेंड का जो हस्बैंड था उसको बोला तुषार का कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा है, 2-3 दिन हो गए। तो उन्होंने कुछ इधर उधर से कर कुरा के पता लगा कि मैं एडमिट हूँ हॉस्पिटल में। वो टेंशन में आ गई कि जाते ही एडमिट हो। हाँ बोला, फिर मैं किसी तरह फ़ोन पे आ गए, नंबर एक्सचेंज हुआ नंबर, और मैंने बात की। और फिर उन्होंने बोला नहीं मेरे को बुखार है इसलिए मैंने ऐसा हुआ, पर मेरे को 103 104 टेबल। अच्छा 6 दिन ऑलरेडी हो गए मेरे को। 7 दिन अगर मैं हॉस्पिटल में रहा तो मुझे वापस भेज देते आर्मी में, RTU, ठीक है, रिटर्न टू यूनिट हो जाता। और इतनी मेहनत से यहाँ आया हूँ, इतना लकी था मैं इधर आया। आई डिडंट वांट टू लूज द चांस। मैं 6ठे दिन भाग गया हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल भाग के ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गया। वही एक ही कैंपस में है हॉस्पिटल, वहाँ NSG हॉस्पिटल था, वहाँ से भाग के मैं ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गया। वहाँ तू कहाँ से आ गया तू यार, ये वो बोले यार मेरे को बुखार। बोला अभी देखा तो सिर भी 101 102 कोई बुखार था। बुखार कम हो गया था, पर वीकनेस, वायरल में वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, वीकनेस हो गया। फिर वहाँ से रिपोर्ट आई हॉस्पिटल से, ये ऐसे भाग गया है, कुछ वो नहीं, ऐसा नहीं बोला। फिर वो बोला कहाँ पर है, तो बोला नहीं यहाँ पर पहुँच गया है वो। नहीं इनफैक्ट इन्होंने मैसेज दिया कि ना ये यहाँ पहुँच गया है। तो बोला ऐसे करके, तो बोला कि नहीं वी कैन नॉट डू दैट। बोला मैं नहीं जा रहा, क्योंकि 7 डेज हो जाएंगे तो मेरे को हो जाएगा। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है आप एक अंडरटेकिंग दो कि ना दैट एनीथिंग हैपन्स टू यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल टाइप ना अंडरटेकिंग दे। मैंने बोला ले तेरे को जो अंडरटेकिंग चाहिए ले मैं दे दिया। और तो दैट इज हाउ वो रेगुलराइज कर दिया है ना, वो दैट्स एब्सेंस है ना, द पीरियड ऑफ एब्सेंस वो हमने रेगुलराइज हो गया। फिर यहाँ पर अगले दिन ट्रेनिंग के लिए, मतलब 6 दिन की ट्रेनिंग ऑलरेडी हो गई थी, बाकी लोग तो सब शुरू हो गए थे। मैं फर्स्ट डे तो मैं ऐसे ही PT के लिए गया, मॉर्निंग में PT एकदम कमज़ोरी थी, धीरे धीरे हल्का दौड़ता रहा करता रहा। फिर धीरे धीरे दौड़ा, फिर ये वो, फिर फ्रूट्स मंगाए, फ्रूट्स पीता था, खाता, फ्लूइड को पीता रहा, ऐसे करते धीरे धीरे एनर्जी में गेन करता रहा। देन 10-12 दिन लगे मेरे को। जब एक्चुअल टेस्ट शुरू होने वाले थे, 1 महीने के बाद टेस्ट शुरू होने वाले थे, आई हैड टू बी फिट बिफोर दैट। करते फिर देन तो एक बार मैं आ गया, फिर देन आई वाज प्रॉपर था, मैंने प्रोबेशन को तो मैंने आई डिड। बाप रे। अभी यहाँ क्या हुआ, मेरे वाइफ का फोन कि नहीं मेरे को आना है वहाँ पे आना है। अब दोनों न्यूली मैरिड है, तो बोला क्या ऐसे ही दिल्ली में है वो। अच्छा अब उसको समझ में, मैं बोला नहीं ऐसा है यहाँ पे अलाउड नहीं है, यू डू वन थिंग, यू गो बैक टू हैदराबाद। वहाँ पे तो उसको एक बार तो मैंने हैदराबाद भेज दिया।
फिर मैंने यहाँ पर मेरे ऐसे में बात किया तो मेरे इंस्ट्रक्टर था, बोला सर ऐसा हमारी नई नई शादी हुई है और 3 महीने का है, 1 महीना तो हमने काट लिया, मैंने कर लिया टेस्ट और टेस्ट में फर्स्ट क्लास एकदम सॉलिड, मतलब उसके बाद ऐसा फिट हो गया था मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर बोला एक हो गया कि ना सर मैं वाइफ को ये कर लेता हूँ, तो वो महाराष्ट्रियन थे तो ये सपोर्टेड मी, है ना। एक देन मेजर, अब ब्रिगेडियर है, मेजर वालिम बेकर के थे, तो उन्होंने बोला ऐसा कर यहाँ पे ठीक है तू लेके आ एंड शी विल स्टे एट आवर प्लेस। तो मैम ने वो मिसेस वाली में उन्होंने बोला कि हाँ लेके आ जाओ फटाफट, शी विल स्टे विद अस, एक हफ्ता रह लेना उसके बाद भेज देंगे। अच्छा अभी 1 हफ्ता हो गया, अभी मैं रहता था वहीं, अपर्णा और मिसेस वाली में क्या था उनके घर में रहते थे 1 हफ्ता, पर मैं शाम को जाके मिलने चले जाता था। और जो मेरा प्रोबेशन लेता है मैं उसी इंस्ट्रक्टर के घर में, मतलब ऐसे ये इट वाज टू मच। अच्छा और किसी को पता नहीं था, मेरे साथ जो प्रोबेशनर्स थे, हम 10-12 लोग थे जो हम प्रोफेशनल्स थे, उनको पता था, पर वो सब अपना ही कोर्समेट है, अभी उसका ऐसा थोड़ी बताएगा, सब हमें को ही पता था, बाकी किसी हेडक्वार्टर्स में कहीं किसी को पता नहीं था, वो यहाँ पर। अच्छा वो 1 हफ्ता हो गया, उसके बाद में बोला अपना अभी नो यू मस्ट गो बैक ना, तो बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना, ये वो करके बोला यार ऐसा नहीं, ऐसे ही ये अच्छा नहीं लगता, इतने दिन किसी क्या रहना, इतना थोड़ी, अभी 2 महीने काटने हैं। तो ऐसे करते करते मैंने उसको डिस्पैच कर दिया। फिर दूसरा महीना खत्म हुआ, बोला यार फिर ना, बोला ऐसे ठीक है, फिर बोला नहीं मेरे को आना है। वो फ्रेंड के यहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, खुद ही आ गई। अभी वो ऐसा हो रहा था, अभी मेरे को भी ऐसा बुरा लग रहा था यार ऐसा ना, तो फिर मैं बोला ठीक है देखते हैं साला। फिर मैंने ना अपने जो प्रोफेशनल्स था ना उनको बोला यार ऐसा है, सबको एक रूम में मैं लेके आ जाता हूँ। एंड मैंने वो जो इंस्ट्रक्टर थे ना उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया, सर मैं उसको लेके आ जाता हूँ, शी विल स्टे हियर, अंदर ही रहेगी, है ना, बाकी हम वो करेंगे। तो बाद में आपने उधर से बुलाया? फिर वहाँ से बोला चल आ जा, जब वैसे करके बुला लिया, फिर देन ठीक है, और तो छुप के सीधा हमने मेरे कमरे में सीधा सब बाकी सारे ऑफिसर्स है मेरे कमरे में वो। अच्छा ये सर ये अच्छी भी मेंटालिटी है कि किसी ने मतलब कंप्लेन नहीं करने का, मतलब आपको सपोर्ट, कमरादरी होती है ना, वही तो खास बात होती है। चल बोलते हैं ना पार्टनर्स इन क्राइम, वैसे ही मतलब बदमाशी भी एक साथ, सब कुछ है तक। तो वो वहाँ पे मेरे साथ रहती थी। तो अभी हम लोग रोज ट्रेनिंग में पूरा उसको पूरा आर्मी वो एनएसजी का कैंपस था उसमें, तो उसमें अंदर ऐसे अंदर तो हम लोग संडे को तो बाहर जाते ही थे ना, तो कार में लेके आ गए उसको। एंट्री नहीं, हम लोग को तो रोज पहचान 2 महीने से तो थे ही। तो गाड़ी में चुपचाप लेके उसको अंदर दबा दिया था नीचे, और वो नहीं होती, वो किडनैपिंग वाली थी। मेरे एक कोर्समेट वो दिल्ली वाला ही था, तो वो कार लेके आ गया था, उसमें आया, उसमें लेके आके नीचे बैठा दिया था सीटों के बीच में कैसे करके, और वो लेके आया, अब यंग ही थे सब, आया अंदर घुसने को लेके आया। वहाँ पे रोज हम ट्रेनिंग करके आते हैं शाम को सवेरे बोला। फिर वो तब तक ना मेरी वाइफ, उसका नाम है अपर्णा, तो वो कभी चने भिगा के वो उसके वो दैट प्रोटीन वाला जो स्प्राउटेड वो है ना, अलग अलग तरह के जो स्प्राउट्स मुंह के डाल के इसके उसके स्प्राउट्स बना के रोज हम लोग सबको खिलाती थी, प्याज व्याज काट के सबको ये वो कर आगे एटलीस्ट वो करके सबको खिलाती थी, लेके आती थी। अच्छा लेके आना मतलब हमको ही लाना पड़ता था, वो कमरे से बाहर नहीं जाती थी। तो अभी हम ऐसा करें, आप फिर शाम को बेचारी कब तक ऐसी अकेले, एक हफ्ता तो वो अंदर ही रही, बाहर ही नहीं आती थी। बोला नहीं अपन ऐसे करते कुछ, तो रात में वहीं पे मानेसर के गेट के बाहर जाओ तो वहाँ ढाबा डूबे काफ़ी थे, हाईवे था, जयपुर हाईवे ना, तो वहाँ पे ढाबे थे, रुका लेके चलते यार। तो मेरे जो साथ के ऑफिसर थे ना, लेके चलेंगे मैम को, डोंट वरी, क्या करेंगे जल्दी करो। फिर ना वो बोला ठीक है। फिर हमने क्या किया, ऊपर एक कॉम्बैट जैकेट पहना दिया, मैं उसको बोला ये बात, ऊपर हमारे जैकेट थे ना, वो जैकेट पहना दिया, ठंड होती थी तो कॉम्बैट जैकेट पहना दिया ऊपर से, नीचे सलवार कमीज थी और ऊपर वो कैप वो थे, वो जूड़ा बांध के कैप पहन लिया, और ऐसे करके, और हम जब जाते थे ऑफिसर्स ऐसे उसको बीच में रखते थे, हम ऐसे ऐसे करके उसको कवर करके आते थे। आगे वो गाड़ी लाता था, दरवाजा खोल के कट करके निकल आया, ऐसे करके गुरगुरा के। एक बार क्या हुआ, हम वापस काफी के ऐसे रात में इन वन ऑफ द कौन सा याद नहीं, एक बार आए एंड वो वहाँ पे सेंट्री खड़ा था एक गेट पे,
अब वहां से हम आ नहीं सकते थे, चले तो गए थे, आने के लिए अब कैसे वहां पे सेंट्री खड़ा हुआ है। सेंट्री मतलब जो गार्ड होते हैं ना, तो गार्ड तू प्रॉपर चेकिंग करता है प्रॉपर। हाँ नहीं तो गार्ड तो होता है ना, ऐसे अनऑथराइज्ड कोई एंट्री ना हो करके। तो फिर हमारे कमांडो दिमाग सबका बोला ठीक है तुषार अब ऐसे करो ना, तो मैम को लेके जाओ वहाँ से, ठीक है, और हम यहाँ से उसको डाइवर्ट करते हैं। तो वो बाकी यहाँ से गए और क्या है वो करके मुंह उसका चेहरा मेरे करके यहाँ से साइड में बार्ब्ड वायर थी, तो बार्ब्ड वायर को ऐसे करके उसके नीचे से उसको निकलवा के ऐसे 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 करके हमने पूरा 1 महीना बिना किसी को पता लगे शी स्टेड देयर फॉर 1 मंथ। हमने तो उनसे भी मिशन करवा दिए, वहां पर ही मिशन हो गया था। तो वो उससे पूरा ऐसे फिर हमको तरीका पता लग गया, हम कितने बार बाहर गए फिर पंगा। और इसमें ये पक्का था कि अगर पकड़े जाते तो इस्लाम को तो एक तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता हमारे ऊपर, दूसरा ये वो बहुत कुछ हो जाता था। बोलो सब रिस्क लेने की बात है बट सब वही पार्टनर्स इन क्राइम थे सब। तो लगे अभी भी याद करते हैं जो भी हमारे लोग जब मिलते हैं ना, बोला क्या है वाला बिल्कुल तब ये तो बिल्कुल ऐसे क्रॉलिंग करके नीचे से ऐसे निकल रहे बार्ब्ड वायर से, ऐसे कर जाके हम कभी भी ऐसे आइडिया पता लग गई। बाहर जाके फिर वो अपने जैकेट जुकेट निकाल देते थे, फिर फ्री हो गए। तो मैम अभी याद करती होगी तो वो बोलती होगी तो इस तरह से वो हमने प्रोबेशन कंप्लीट किया। Then I joined 51 Special Action Group, Counter Terrorist Group. आपके जो इससे पहले के मिशंस हुए थे नॉर्थ ईस्ट में, उसमें कोई खास मिशन जो आपने किया था? हाँ तो जनरली वहाँ पे कोवर्ट ऑपरेशंस होते थे, हाइड आउट्स उड़ाने के थे। तो एक कोवर्ट ऑपरेशन हमने किया था, तो उसमें आई हैड टू एक्चुअली चेंज माय डिस्गाइज। वहाँ पे मेरा नाम था जो फर्नांडिस, जोशी था ना, जो फर्नांडिस। हाँ तो मैंने बाल वेल भी बढ़ा रखे थे ऐसे, छोटी बेटी एकदम घुंघराले बाल है ऐसे बांध के, ऐसे रबर बैंड लगा के ऐसे वो करता था। फिर दाढ़ी विड़ी थी, मतलब इस तरह से बिल्कुल लुंगी पहने वो वहाँ के नागा टाइप ना वैसे। वहाँ पे नागालैंड में आसामीज लोग भी होते हैं ना, आसाम के जो नागालैंड ये बॉर्डरिंग बॉर्डर, तो आसाम के वहाँ के लोग भी जनरली आसाम के लोग भी होते हैं। तो मैं उनके जैसा तो दिखता नहीं, नागालैंड के ना, नागालैंड जैसा तो मैं दिखूंगा नहीं, आसाम के जैसा दिख सकता हूँ आसामी जैसा। तो मैं वही बना, तो वही करता रहा। एंड वैसे ही फिर एक था जिसमें वहाँ पे क्या होता था, जो ऑपरेशंस जो ये थे टेररिस्ट NSC and IM के, तो वो एक्सटॉर्शन करते थे। एक्सटॉर्शन मतलब हफ्ता वसूली, जो दुकान वालों से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से उनके अलग करते थे। एंड वो मतलब जनरली उनका एक ही ट्रेंड होता था कि फिर वो आएंगे, वो हाईवे के पास जो हट्स होते थे ऐसे ना, जो अपनी जो शैक्स वगैरह होते हैं वहाँ पर वो दारू होती थी, तो वहाँ पीने आ जाते थे। तो है ना, मैं कई दिन वहाँ बैठ के उनको ऑब्जर्व करता था, और ना कई दिन आई यूज्ड टू सिट देयर, मैं भी वो दारू पीता था। मतलब यहाँ तक कि वहाँ पे ना एक तांबुल करके होता है, कच्ची सुपारी, वो खाते थे, मैं वो खाता था। इतना गंदा होता है लेकिन मैं खाता था। खाने से क्या होता था, अपने बॉडी में भी उसकी स्मेल आती है। अच्छा, वो जो पसीने से भी ना, वो जो खाते हो ना, उसके तांबुल की स्मेल आती है। तो वो भी मेरे को इसलिए करना पड़ा कि वो वहाँ के जो स्मेल में ना, मेरा स्मेल, बॉडी का स्मेल भी घुल मिल जाए। मतलब ऐसे लागे जा डिओ लगा के ना, तो इसमें ना इस तरह का, तो बॉडी का भी स्मेल वैसे आने चाहिए। तो इतना पसीने इस तरह, इस तरह का हम बैठ के वहाँ पर से ऑब्जर्व करता रहा। इनका रूटीन चेक करता रहा, कब आते हैं, कब लेने, कब आके यहाँ के पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उस यहाँ के दारू पीते थे, तो बहुत काफ़ी ये सब करते थे। तो फिर एक दिन फिर मैंने ऑपरेशन लॉन्च किया। मेरे QRT को भी पास में बुला लिया, मैं बैठा था। मेरे रेडियो सेट था, रेडियो सेट अंदर छुपाया हुआ था, AK-47 थी अंदर, अगर ज़रूरत पड़ जाए AK-47 अंदर ज़रूरत पड़ जाए तो फोल्ड करके अंदर होती थी। मैं बोला ना, पर आई वॉज नॉट टू बी फायर, आई वॉज नॉट टू फायर एनी वन और किल, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे को आगे फिर आई कैन नॉट डू ऑपरेशन। तो ना बोल के उनके वही दारू पीता था। और तो मेरे को नागामीज भी आती थी, नागामीज इज़ द लैंग्वेज, तो वो भी सीख गया था। तो बोलता रहता था, वहाँ पे इंग्लिश में भी चल जाता है, थोड़ा हिंदी भी, टूटी फूटी हिंदी भी चल जाती है। तो इस तरह से आई कुड मैनेज। पर वो करीब 10, 15, 20 दिन, खूब काफ़ी 1 महीना तक लगा तो फिर वो करके फिर बंदों को फिर एक उसका नाम मैं भूल गया। Anyway, he was quite a dreaded मतलब वो था कि वहाँ का कमांडर टाइप था, लोकल कमांडर, एरिया कमांडर, जो ये एक्सटॉर्शन वगैरह करता था, वहाँ के पैसे उसको ला के देते थे।
उसके जो गुर्गे होते थे ना, जो उसके जो बंदे होते थे, वो लाके पैसे इसको जमा करते थे यहाँ पर। तो यहाँ वो मैं सब ऑब्जर्व कर रहा था पिछले 15-20 पूरा आपने मैप आउट कर लिया था। फिर एक दिन आया और बस उनको मैं रेडियो सेट में कैसा था, एक बार दबाने से ना क्लिक आवाज आता है सारे, जैसे रेडियो सेट होता है ना मोटरोला, जब यहाँ पे दबाते हो तो बाकी के सेट में भी आवाज आता है ना कि ऑन होता है, तो लाइट भी जलती है। तो एक बार मतलब तैयार रहना, वो आ गए हैं स्टैंड बाय। हाँ। 2 बार दबाना तो अंदर क्लोज आ जाना उस शैक के, 3 बार दबाना मैंने अंदर घुस जाना और पकड़ लेना अटैक। हाँ ठीक है, ऐसा करके जब ऐसा पास में आया, 1 क्लिक दबाया, फिर ऐसा करके फिर 2 करके पास में लाया, क्योंकि मैं देखा वो पी के अभी वो हो गए। फिर क्लिक 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 3 बार दबाते ही ना जो वो अंदर घुसे उतने शिमोजोल में मैं वहां से निकल जाता था। और आप निकल जाते थे? मैं निकल, ये लोग पकड़ लेते थे इनको और आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती थी। वो पकड़ के ले आकर फिर उनकी धुलाई वुलाई करके सब निकाल देते। फिर ऐसे ऐसे करके वे धुलाई वुलाई करके सब निकलवाते थे। फिर उनके हाइड आउट्स वगैरह फिर उनको पास करते। तो इस तरह के ऑपरेशंस चलते थे अलग अलग टाइप के। हाँ। कश्मीर कब गए थे आप? कश्मीर में 2003 में 2003-06 था। इसके बाद गए थे आप, जो अक्षरधाम के ऑपरेशन के बाद गए थे? बाद, हाँ, एनएसजी से मैं कश्मीर ही गया था। ओके। हाँ, तो वहाँ के कोई ऑपरेशन के बारे में बताइए। वहाँ का ऑपरेशन इज टोटली डिफरेंट। हाँ, वहाँ पर वो क्या होता था जनरली। कश्मीर के कौन से पार्ट में गए थे आप? मैं कुपवाड़ा। हाँ, ओके। कुपवाड़ा में ऊपर धौलाधर रेंजेस है, शमशाद, सॉरी नॉट धौलाधर, शमशाबाड़ी रेंजेस है। धौलाधर इज इन हिमाचल। शमशाबाड़ी रेंजेस है, तो शमशाबाड़ी के रेंजेस पे वहाँ पे हमारा होता, वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। तो वहाँ पर हमको जैसे वी यूज्ड टू जस्ट कीप लुकआउट, इंटरसेप्ट्स होते थे, उससे ना हमको इनके टेररिस्ट के वो मिलते थे रूट्स, मतलब उनके मूवमेंट। पर सर सच में कश्मीर में इतना मुश्किल है टेररिस्ट को ढूंढना, पकड़ना? देखो प्रॉब्लम क्या है, वहाँ का टेरेन इज वेरी पेक्यूलियर। वो एक तो बर्फ पड़ती है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी बर्फ होती है। जब तक नॉर्मल होता है तो एरिया इज वेरी ब्यूटीफुल, बट इतनी खाई है, बड़े बड़े खाई है। अच्छा, वहाँ पर वो फेंस वगैरह लगी है, जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन वाली फेंस लगी है, लेकिन वो फेंस कुछ काम नहीं होती, क्योंकि जो पहले बर्फ पड़ी होती है रात दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में जो बर्फ पड़ती है उसमें दब जाती थी, टूट जाती थी, फिर से खुल जाता था। तो फिर ना पर वहाँ पर क्या करते थे, क्योंकि एरिया इज वास्ट और देयर आर लॉट मेनी फोल्ड्स एंड दिस थिंग वैलीज है ना, फिर नदी विदी, जंगल भी है, काफी कुछ है ना, थिक जंगल है, पहाड़ है, ये वो। तो उसमें से उनको इन्फिल्ट्रेट करना बड़ा आसान होता था। तो हम जनरली हम क्या करते थे, उनके रूट्स वगैरह जो पुराने रूट्स है, ट्रेडिशनल रूट्स है, या फिर उनके जो नए नए रूट, तो उसके अंदाजा लगा के हम एम्बुशेस लगाते थे। अब एम्बुशेस लगाते थे? तो एम्बुशेस में मारे था, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, वो कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। पहले से छूट गए तो दूसरे में कहीं ना कहीं मारे जाते, पर जो छूट गए वो फिर श्रीनगर पहुंच जाते थे हाइड्स में। अच्छा, तो कुछ इतने बड़े बड़े ग्रुप है तो कोई ना कोई तो छूटता ही, पर हम वी यूज्ड टू ट्राई जितना, बट जनरली हम ऊपर वहीं कर देते हैं, पर एक आध तो कहीं ना कहीं से। सर काफी ऐसे न्यूज़ आती है कि टेररिस्ट ने हमारे सोल्जर्स को मार दिया, होता है ना, फिर ऐसे गुत्थम गुत्था की लड़ाई में ऐसे गुत्थम और ये भाग जाते हैं, दे रन बैक, वापस पाकिस्तान भाग जाते हैं। अच्छा, वो पाकिस्तान भाग जाते हैं। एलओसी है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, मार के भाग जाते हैं। तो दैट एलओसी रन्स अलोंग द शमशाबाड़ी रेंज, तो उस तरफ भाग जाते हैं। फिर अगेन दे कम बैक, या फिर कुछ आगे की तरफ भागते हैं, तो कुछ भागे तो कहीं सेकंड ईयर में मारे जाते हैं। सेकंड ईयर तो आगे का ऑपरेशन हुआ तो पीछे वालों को भी हम खबर कर देते हैं कि कंटिन्यूअस भेजते रहते हैं अपने पास। वो तो भेजते रहते हो, पाकिस्तानी पोस्ट जो है वही उनका लॉन्च पैड होता है, वहीं से निकलते हो। और काफी लोग बोलते हैं जो अंदर के एरियाज में भी अभी भी छुपे बैठे हैं मिलिटेंट, इंटरलैंड में होते ही ना वहाँ पर। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट तो वहीं मिलेगा ना, गाँव में जंगल में तो मिलेगा नहीं। एंड दे विल क्रॉस ओनली फ्रॉम वेयर, जहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वहीं से आएंगे वो। एलओसी से जो उनका जो पाकिस्तानी पोस्ट है, और एलओसी ऐसे 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 जाती है ना, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, वहाँ पे कम होगा, तो दे विल ट्राई टू टेक द शॉर्टेस्ट रूट की जल्दी से जल्दी पहुंचो, अंधेरे अंधेरे में सवेरा होने के पहले मैं गाँव में पहुंच जाऊँ। तो इसलिए फिर रात में कहीं ना कहीं हमारे एम्बुश में अटकते हैं वो,
अटक जाए। फिर मारते हैं फिर हम। हाँ। सेटिस्फाई तो इतने यहाँ पे अभी कम हो गया है कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम। कम आई कांट से बंद हो गया है। हाँ। होता है वो तो करते रहेंगे और हम मारते रहेंगे तो चलेगा, पर पहले के से कंपेयर ना भी थोड़ा सा कम हुआ अभी है। अपने पास टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी आ गई है, सर्वेलेंस इक्विपमेंट बढ़ गया है, आया है, वेपन्स अच्छे आने लगे हैं। तो ये सब काफी कुछ अपने में अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी काफी। कोई एक आध एम्बुश आप पार्ट थे जो आपने किसी को? एक आध क्या, कई थे। अच्छा, आपने बहुत किए। एक आध कोई बताओ कैसे हुआ था? लाइक जो डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते वो तो मत ही करना, बट जो कर सकते हैं। अजीब सा ही था वो। एक एम्बुश में हम बैठे थे। हाँ। तो रात के 2-3 बज गए थे, 2-3 बजे ऐसे। क्या हो जाता है ऑपरेशन में भी बैठे ना एम्बुश में, तो धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती है, क्योंकि ना हाँ वो होता ही एक स्लम्बरनेस आ जाता। तो हम लोग इसमें रोटेशन में जगते रहते थे। हाँ। तो ऐसे 3-4 फिर, क्योंकि अब पूरे ऐसे करने कंटिन्यूअसली वाले, इसलिए 2 कम सेंट्री जगह रखते थे, बाकी आसपास ही सोते थे। हाँ। सोते थे मतलब क्या, लेटे हुए खट से उठ सकते हैं, ऐसा आवाज ऐसा हाथ मारते उठ जाते थे। हाँ इतना वो था, इतना लाइट स्लीप में सोना पड़ता है। इतना लाइट स्लीप में सोना पड़ता है, तो जस्ट थोड़ा सा रहे। तो 2 लोग हमेशा एम्बुश में तैनात रहते थे। तो एक क्या हुआ, एक बार वो आया, उसको पता नहीं था वो, अच्छा टेररिस्ट को भी पता नहीं था, वो बाहर वैसे चढ़ाई पे ऐसे ऊंचा ऐसा वो था, उसके ऊपर हमने एम्बुश पॉइंट पे वहाँ बैठे हुए थे। वो गया जस्ट टू हैव टू रिलीव हिमसेल्फ ना, रिलीव हिमसेल्फ, और उसने नीचे मारा। नीचे वो सो रहे थे टेररिस्ट, उनको भी पता नहीं हम ऊपर ही है। एक सेकंड, वो सुसु कर रहा है, दार मार रहा है। ऐसा नीचे से ऐसा नाला था। हाँ, उधर ऊपर ऐसे टेकड़ी ऐसे थोड़ा सा उसकी चढ़ाई पे हम लोग बैठे थे। हाँ। झाड़ी में ऐसे ना बुझा, क्योंकि ऐसे रूट्स मतलब ऐसा था, अंदाजा लगा बैठे थे। और वो थोड़ा आगे जाके उसने अपना सुसु किया, नीचे वो सो रहे थे। कौन? टेररिस्ट। अच्छा वो उसको भी पता नहीं नीचे सो रहे थे, अंधेरे का टाइम था। कैसा आवाज, जैसे उठा वो उसके ऊपर फायर किया, इसने यहाँ से फायर किया, वो फायर होते सब उठ गए, दौड़ मारा, फिर हमने ठोक दिया फिर उनको। ये तो ये बहुत ही जबरदस्त क्लासिक, मतलब अभी हमने सुसु भी किया, तो ठोका। अरे किस्मत भी होती है ना कि मतलब कहाँ पता, उनको भी पता नहीं हम ऊपर बैठे और हमको भी पता नहीं वो नीचे लेटे हुए। अब वो ऊपर नीचे पता ही नहीं चला, दोनों हाइड आउट में बैठे होंगे। तो ऐसे कई ना ऐसे तो छोटे मोटे कई। फिर आप लोग ये रिपोर्ट करते हो गवर्नमेंट को कि हमने 3 टेररिस्ट मारे, 4 टेररिस्ट मारे? गवर्नमेंट को हम अपने सीनियर को बता देते हैं, उनको उसका जो करना करें। तो इस तरह से हमने कहा हमारे भाई बार को टेररिस्ट ना, वैसे फिर तो ऐसा कभी हुआ कि किसी टेररिस्ट ने आप पे एम्बुश सेट किया था या ट्राई किया था? करते हैं, पर लकीली आई डिडंट गेट इनटू इट। मैं पर ऐसे इंसिडेंट्स हुए। बट सर इसमें कोई अगर कोई नॉर्मल सिविलियन, इसलिए हमारे यहाँ ना कभी हम एक ही रूट नहीं रखते जाने आने का, चेंज करते रहते हो कि उनको भी मालूम नहीं रहे, रूटीन एक ही रूटीन नहीं रखते। तो वो ऐसी एरिया है वहाँ पे जो दिखे आप उस पर फायर कर देते हो? देखो सामने से कुछ भी आता है। हाँ। अरे भैया एक बार तो हमने भालू मार दिया। आपको लगा कि कोई आ रहा है? भालू, हाँ, क्योंकि भालू ऐसा खड़ा हो गया था और रात में जंगल में ना ऐसा दिखता है ना, ऐसा लगा सरसराहट हुई, देखा तो ऐसा कोई बड़ा फायर किया, देखा भालू, मारा गया वो भालू बेचारा। तो फिर होता है ऐसा, मतलब जो दिख जाए आपको उस साइड से आ रहा है तो या तो टेररिस्ट होगा या तो मिलिट्री होगी। मतलब कोई भी मतलब वहां से आया दुश्मन है, आपको क्लियर है कि वो वहां से आया तो दुश्मन है। हाँ, तो किसी को छोड़ना नहीं। बट कोई आसपास भी छुपा हुआ दिख जाए, कोई चलते दिख जाए, तो गोली तो मारनी है। मारने, पर हम लोग ऐसे नहीं करते ना, हमारे सब कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एवरीवन नोज कौन कहाँ है, कौन से। सिर्फ एक ही एम्बुश नहीं होते, कई एम्बुशेस लगते हैं। हाँ। और सबका एम्बुशेस आर मार्क्ड ऑन मैप, और वो दे आर नॉट सपोज्ड टू लीव दैट एम्बुश। निकलना है तो भी इन्फॉर्म होता है कि वी आर क्रॉसिंग दिस प्लेस, और कोई पकड़ा गया जिसका मैप लीक हो गया, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड होता है। लेकिन अगर कोई पकड़ा गया किसी का मैप लीक, ऐसा कैसे काम पकड़ा जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स, ऐसे कई चीजें होती हैं, बट इस तरह से मजेदार चीजें होती है। तो बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, वहाँ पे ना गुच्छी मिलती है, गुच्छी। हाँ, वो गुच्छी क्या होता है पता है? गुच्छी इज टाइप ऑफ मशरूम, है ना, काफी महंगा होता है वो। अब कितना 40,000 रुपए किलो ऐसा होता है गुच्छी। इट्स अ मशरूम जो ऐसे
पेड़ कटे होते हैं, गिरे पड़े रहते हैं ना, वो लाइटनिंग के कारण पेड़ वेड़ गिरे होते हैं, तो उसके ऊपर ही उग जाते हैं वो विस्तार। तो वो गुच्छी वहाँ मिलती थी, वो गुच्छी खाते थे हम लोग। वाह, इतने हेल्दी। तो इस तरह से वहाँ पे कैसे ऑपरेशंस होते थे, 72 घंटे ब्रेड को सुखा के खाते थे हम। हाँ। क्योंकि रोटी पूरी सब्जी पूरी ये कौन खिलाएगा 72 घंटे के ऑपरेशन में। हाँ। पैक करके भी इतने दिन का लेके नहीं जा सकते। और दूसरा, उस पूरी की स्मेल घूमेगी रात में, क्या बात। हवा में, क्योंकि पूरी की स्मेल घूमती है। आचार पूरी के साथ आचार का स्मेल घूमेगा, तो उससे तो मिलने पता लग जाएगा ना यहाँ कोई फौज बैठी है, कुछ पक्का बैठी है। तो हम वो कुछ भी नहीं करते थे, सूखा ब्रेड खाते थे। पता ही नहीं चलना चाहिए। हाँ, कोई वॉशरूम भी जाने का हमने वो भी हमने, वॉशरूम जाएंगे तो मूवमेंट होगी तुम्हारी, क्या बात। तो वो भी नहीं करते थे हम। बस फिर जाने का टेम्परेचर भी कितना कम हुआ, टेम्परेचर जो ठंडी, टेम्परेचर डिपेंड्स। हाँ, तो ठंडी में तो एकदम ठंड तो हाँ माइनस में होता होगा। वो तो ठंड में दिसंबर जनवरी। हाँ, उधर तभी ज्यादा होती है ना, ये एक्टिविटीज भी ज्यादा होती नहीं, एक्टिविटीज तब कम होती है बर्फ में। हाँ। जब बर्फ पड़ जाती है ना, तो एक्टिविटी, क्योंकि पासेस बंद हो जाते हैं, तो वहाँ एक्टिविटीज कम हो जाती है। लेकिन आजकल वो भी कम नहीं है, उसमें से भी आने लग गए अभी। वही जो ट्राई टू फाइंड द वे आउट, तो चल रहा है अभी आजकल। तो वहाँ वैसे फिर वी हैव टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ देम, ऑल सेट एंड डन, ऐसा होता है। बट इस तरह से ऑपरेशन होते थे। सर थैंक यू, आप आज हमारे शो पे आए, आपको सल्यूट है सर। आपने हमारे कंट्री के लिए इतना सारा किया है, हमें सेफ रखा है। आपसे बातें करते तो पता चलता है कि यार अपनी आर्मी क्या क्या सैक्रिफाइस करती है हमें सेव करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर, आप हमारे शो पे आए। माय प्लेजर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।